नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन एंड व्यू। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझिए प्रोजेक्शन एंड व्यू का ये क्लास नंबर 4 है। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अभी आए हैं इस चैनल पे और क्लास 4 को देख रहे हैं, तो अभी इससे पहले हम लोगों ने प्रोजेक्शन एंड व्यू में पहला क्लास, दूसरा क्लास और तीसरा क्लास, और ये तीन वो क्लास थे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो प्रोजेक्शन एंड व्यू जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है उसकी आत्मा इसमें रख दी गई है। अब जैसे कि क्लास 4 आज आप देखेंगे, क्लास 5 नेक्स्ट आएंगे और क्लास 6, मोस्टली तीन आज से मिलाकर के तीन क्लास में आपका प्रोजेक्शन एंड व्यू खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है आपको, सबसे पहले क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 देखना है। इससे पहले एक और आपकी जो समस्या आ रही है कमेंट सेक्शन में, मैं बार बार बतला रहा हूं कि देखिए चैप्टर 1 जो है आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। चैप्टर 2 जो है आपका लाइंस चैप्टर, इसको पूरी अच्छे से कंप्लीट कर दिए गए हैं एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। लेकिन इस चैनल पे उसको नहीं कराया गया है। 2 क्लास मैंने लिया था, लेकिन ऑलरेडी मैंने इसको पढ़ा रखा है। हमारा एक और चैनल है फोकस स्टडी विद अभी, इसमें ही तो ये सारी वीडियो अपलोडेड है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे दी है, आप जा करके देखिए। अदरवाइज सबसे बेस्ट है कि एक बार आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा रेलवे कैंपस का, या फोकस स्टडी विद अभी भी सर्च करिएगा तो टेलीग्राम में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां हर दिन आपको लिंक और नोट्स वगैरह जो भी अपडेट है बहुत जल्द मैं आपको, जो आप देख पा रहे होंगे नोट्स, जैसे कि आप प्रोजेक्शन एंड व्यू को ही मैं अभी आपको दिखाऊं। तो हम लोगों ने आपको जो प्रोजेक्शन एंड व्यू जब हमने स्टार्ट किया तो आपको मैं एक बार कंटेंट दिखलाता हूं। जैसे कि प्रोजेक्शन एंड व्यू में यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था क्या कि 2 प्रोजेक्शन इसमें देखेंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले यहां से हमने स्टार्ट किया। तो ये देखिए इस प्रकार से नोट्स आपको देखिए, नोट्स और जो आप किताबें पढ़ रहे होंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग की, नो डाउट पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे आपको उतना ही दिया गया है ना, उतना ही नहीं मैं बोलूंगा, जो आपकी एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है एएलपी सीबीटी 2 में, उससे ऊपर जाकर के आपको कंटेंट दिया गया। क्योंकि देखिए ये ऑलरेडी कंटेंट पूरे अपडेट करके मैंने बनाया है। 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें मैंने खुद इन पेपरों को निकाला है। उस चैनल पे आप देखेंगे भी रिजल्ट हमारा, और इस चैनल पे भी मैं आपको लाऊंगा। लेकिन अभी थोड़ी सी चीजों को मैं आपको पहले कंप्लीट कर दूं। कोर्स रिजल्ट मायने नहीं रखता है, मायने है कि अभी मैं अपना कोर्स आपको कंप्लीट कर दूं, और ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है आपको। तो देखिए इस प्रकार से नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन पहले मैं प्रोजेक्शन एंड व्यू को कंप्लीट कर लूं उसके बाद ही। तो चलिए एक अब इसके बाद मैं और भी बता दूं कि देखिए इसके बाद चैप्टर 3 चल रहा है हम लोगों का, क्या, प्रोजेक्शन, और चैप्टर 4 है व्यू। तो दोनों को साथ में ही पढ़ा जाता है। आज जब क्लास को आप देखेंगे तो 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्शन एंड व्यू को। आज इस क्लास के बाद बस 20% बचेंगे जिसको हम लोग 2 क्लास में कवर करेंगे। चैप्टर 5 ज्योमेट्रिकल फिगर, इसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ये कंप्लीट मैथ्स है। मैथ्स में आपका जो मेंसुरेशन है, जो ट्रिग्नोमेट्री है, बस इसकी ही प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है, या फिर आप कुछ कह सकते हैं ज्योमेट्री में जो पढ़ते हैं यही पूरा मैथ्स हम लोग इसमें कवर करेंगे। अब इसके बाद सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ना ही सेफ्टी को पढ़ाने की जरूरत है, लेकिन आपको कंटेंट दिया जाएगा, परेशान नहीं होना भाई। चैप्टर 8 में आईटी लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी लिटरेसी में पढ़ना क्या, पहले आपको इसको समझना होगा, ये भी मैं आपको बतलाऊंगा। चैप्टर 9 इन्वायरमेंट मैंने करा दिया है, इसके अभी 2 सेशन मैं अभी और लूंगा, बहुत शानदार सेशन होगा, ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है। 2 सेशन अभी और आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन एक चीज आपसे मैं काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को जरूर अपने दोस्तों को शेयर करिए। बहुत अच्छी कंटेंट और एकदम कम समय में आपको यहां पर आप चीजों को कवर कर पा रहे होंगे। इसके अलावा आप यहां पे बेसिक साइंस को भी कंप्लीट कर पा रहे होंगे। बेसिक साइंस में जो आपको पढ़ना है पूरी की पूरी फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर ही, जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, हीट हो गया, लीवर एंड मशीन हो गया, स्पीड, वेलोसिटी, वर्क, एनर्जी, पावर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये सारी चीजें यहां करवाई जाएगी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का तो 15 क्लास, सॉरी 11 क्लास हो गए हैं। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने खत्म कर लिए, अब उसके हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले। और इवन अभी हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी, ठीक है ना, ग्रुप डी के लिए भी कंप्लीट साइंस बहुत उम्दे लेवल पे भाई, मतलब कि फील हो गया आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी। अभी बायोलॉजी का आप शायद हमारा क्लास नहीं देखे होंगे, पर कोई नहीं, बहुत जल्द मैं आपके लिए बायोलॉजी से ही चीजें स्टार्ट करूंगा ग्रुप डी में। तो बाकी इन सारी चीजों को यहाँ रोकते हैं, ये एक डाउट था आपका। लेकिन हाँ एक बात है भाई, इस चैनल में मैं आपसे बस इतना कर रहा हूँ कि दोस्तों को शेयर करिए, सपोर्ट करिए, लाइक शेयर करके।
और कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बातों को रखें, क्या चीज है, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का काम करता है भाई, यकीन मानिए आप हमारे लिए। और दूसरी बात ये है कि जरूर से आइकन, अपना जो बेल आइकन है ना, उसको ऑन कर लीजिएगा, जो वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत मिल जाएगी। तो बिना देर के हुए चीजों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चीजों को स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं भाई, जो पढ़ रहे, क्योंकि हम लोग को तरीका ये पढ़ने का यही कि समझ समझ करके चीजें हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ लिए हैं। देखिए हम लोगों ने प्रोजेक्शन एंड व्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पूरा कंप्लीट, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का स्वाहा कर दिए, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, जिसमें हम लोग क्या खत्म करेंगे, आज हम लोग कंप्लीट खत्म करेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्शन को। इसके बाद फिर हम लोग खत्म करेंगे एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन को, और ये इसके बाद आपका आएगा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो ये आज खत्म नहीं हो पाएगा, तो आपका सिलेबस समझिए फिर खत्म है। तो समझ में आया हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं भाई, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। चलिए यहां से आप क्लासेस स्टार्ट करते हैं। समझिएगा कुछ चीजें मैं बता रहा हूं आपको, मैंने 2 प्रोजेक्शन के बारे में बताया था। चलिए वहीं पे हम लोग आते हैं सबसे पहले नोट्स में, क्योंकि सारी चीजें जब लिखी हुई है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। चलिए तो यहां पे मैंने आपको 2 प्रकार के प्रोजेक्शन के बारे में बात की थी। एक था आपका सेंटर प्रोजेक्शन, जिसको हमने क्या नाम दिया था, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के बारे में, ठीक है। ये हो गया आपका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोजेक्शन, केंद्रीय प्रक्षेप या परिप्रेक्ष्य प्रक्षेप, ठीक है। और एक और प्रोजेक्शन हमने पढ़ा था पैरेलल प्रोजेक्शन, जिसके बारे में मैंने आपको साफ साफ शब्दों में लिखा था। जब अंतिम लाइन आप इसका देखेंगे नोट्स में, तो यहां पर मैंने लिखा भी था, इस प्रक्षेप का यूज जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में करते हैं। क्लियर है मेरे भाई, अब ये क्या है नहीं है मैंने बता रखा है। तो अब आइए, जो आपका पैरेलल प्रोजेक्शन है, ठीक है ना, यानी कि जो आपका पैरेलल प्रोजेक्शन है, यानी कि जो समानांतर प्रक्षेप है, इसके ही 2 कैटेगरी हैं। एक है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिसको आपने पढ़ लिया है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है ना, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। और इसी का एक और कैटेगरी है जिसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, पिक्टोरियल, ठीक है ना, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। समझ में आया। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आपसे, कि आपसे ये भी सवाल पूछता है एग्जाम में कि जो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन है किस प्रोजेक्शन का एग्जांपल है, सेंट्रल प्रोजेक्शन का या पैरेलल प्रोजेक्शन का। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किसका उदाहरण है, किसका एग्जांपल है, तो क्या बोलेंगे, समानांतर प्रक्षेप का। क्लियर है मेरे भाई, यहां तक चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताइएगा। बिल्कुल आ रही है। अब आपको पता होना चाहिए पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है और जो प्रक्षेप है आपकी, उसकी यानी कि जो आपका प्रक्षेप तल है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो सब क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। जो प्रोजेक्शन लाइन होती है वो क्या होती है, समानांतर होती है। प्रक्षेप तल पे क्या होती है, 90 डिग्री पे टकराती है। ये सारा सवाल है आपका एग्जाम में, और ये सारी चीजें हमने बहुत बखूबी से आपको पढ़ाया है भाई। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस में होती है। प्रोजेक्शन लाइन की किरणें क्या होती है, आपस में समानांतर पैरेलल होती है। प्रक्षेप प्रोजेक्शन पे क्या होती है, लंबवत यानी परपेंडिकुलर टकराती है, और हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज करते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मैंने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट की जो साइज होती है वही साइज में आपका प्रोजेक्शन या प्रक्षेप बनता है, किसमें, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में, यानी कि प्रक्षेप तल में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे जैसे ही बढ़े तो हमें क्या मिला, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये हमने पढ़ लिया। तो अभी समझ में आ रहा ना, ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किसका एग्जांपल है, मैंने क्लास में बताया भी था, ये पैरेलल प्रोजेक्शन का ही उदाहरण है। देखिए, और अब जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, ये भी पैरेलल प्रोजेक्शन का ही एग्जांपल है। लेकिन मैंने आपको बताया था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ने के दौरान, क्या बताया था आपको, कि जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत अधिक हम लोग यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि पिक्टोरियल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसका भी किया जाता है लेकिन कम। देखिए दिमाग में ये नहीं बैठाइए कि केवल हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यूज करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, नहीं, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन का भी यूज किया जाता है लेकिन कम, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि चित्रीय प्रक्षेप होता क्या है। तो सबसे पहले जब आप लाइन को पढ़ेंगे, यहां पे क्या लिखा गया, अब देखिए चैप्टर अब आसान हो गया अब आपका, ठीक है। जो लोड था फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक तक था। अब आप अगर केवल नोट्स को ही पढ़ लेंगे ना तो चीजें आपको समझ में आएगी। इस तरह से मैंने नोट्स को रेडी किया, मैंने मतलब अपने लिए नहीं नोट्स को तैयार किया, मैंने उसके लिए तैयार किया है जिसको कुछ नहीं आता है कि नोट्स को पढ़ के भी समझ सके। चलिए अब यहां पे पिक्टोरियल प्रोजेक्शन का जब पहला लाइन पढ़ेंगे तो यहां लिखा गया है कि ये जो प्रोजेक्शन है किसमें बनाई जाती है भाई, 3D में बनाई जाती है। अब एक एक चीज को यहां पे कवर करते हैं, क्योंकि हर एक सवाल आपको, जो मैं एक एक चीज बोलूंगा आपको क्वेश्चन मिलेगा, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपको कराने वाला हूं इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी। तो सबसे पहले बात आ गई है 3D की। तो 3D के बारे में फर्स्ट क्लास में मैंने बहुत डिटेल में बताया था
क्या मैंने बताया था कि 3D जब ड्राइंग होगी यानी क्या होगा, एक प्रक्षेप तल होगा, यानी कि एक तल होंगे, एक प्लेन होगी। ये क्या है आपका प्लेन है, और हम लोग प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे, इसे हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। हम इसे क्या नाम देते हैं, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, और हिंदी में हम इसे क्या कह देते हैं, प्रक्षेप तल। तो एक ही तल में आप क्या कर सकते हैं, 3D जब आप फिगर की बात करते हैं तो आप तीनों अक्ष को, यानी तीनों एक्सिस को, तीनों विमाएं को, तीनों डायमेंशन को आप प्रदर्शित कर सकते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हो गया ये, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। तो इट मींस क्या, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फिगर, दो फिगर या तीन फिगर बनाएंगे। भैया हमने अभी आपको बताया कि एक ही प्रक्षेप तल पे, एक ही प्लेन में हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों डायमेंशन को दिखा सकते हैं, एक्स एक्सिस को भी, वाई एक्सिस को भी, और जेड एक्सिस को। तो कितना फिगर बनेगा भाई, यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो एक ही फिगर बनेंगे। लेकिन जब हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात की थी, याद करिए, देखिए ऐसे अगर दोनों को कंपैरिजन करके पढ़िएगा ना, तो चीजें रिवाइज होते चलेगी। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका प्रोजेक्शन 2D में बनाई जाती है, 2D इन द सेंस कि एक प्लेन में केवल दो एक्सिस को ही आप प्रदर्शित कर सकते हैं, एक्स वाई, या फिर आप वाई जेड को प्रदर्शित करेंगे, या फिर आप एक्स जेड को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कितने फिगर बनाते थे, तीन फिगर। तीन में याद करिए मैंने बताया था, एक बनेगा आपका टॉप व्यू, एक बनेगा आपका फ्रंट व्यू, और एक बनेगा आपका साइड व्यू। तो इन तीनों व्यू से उस ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या करते हैं, एक प्रक्षेप बना देते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती है आपका इस इंजीनियरिंग ड्राइंग में, इसलिए हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का। चलिए, ये हो गया 3D की बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन क्या लिखा हो गया है कि इस प्रोजेक्शन में जो वस्तु की तीनों जो फेसेस हैं, ये तीनों विमाएं, तीनों फेसेस या तीनों विमाएं, इसको समझिएगा, एक चित्र में ही दर्शाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। ठीक है, देखिए हर एक लाइन को हम लोग समझ करके पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं से भी जो भी क्वेश्चन बनेगा, देखिए मकसद आपको बहुत टिपिकल नहीं करना है, कोई चीज को आसान करना है, और कठिन सवाल करके हमें कोई कोर्स का सेलिंग भी नहीं करना है। ठीक है, लेकिन आपका एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बन जाना चाहिए, अगर इजी क्वेश्चन ही अगर आपके एग्जाम में आए तो। चलिए सबसे पहले समझिएगा, जैसे कि मैं एक फिगर बना रहा हूं आपको, ठीक है ना, इस फिगर को कोशिश करिएगा समझने का। थोड़ा सा इस फिगर को 3D फिगर बनाना है, इसलिए थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकती, कोई नहीं, पूरी कोशिश है। चलिए, इस फिगर को समझाना है मुझे, कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, एक मिनट, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या हो गया आपका, प्लेन हो गया, या ये क्या हो गया आपका, प्लेन हो गया। यानी इसको हम क्या कर रहे हैं, प्लेन कर रहे हैं, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे, तल कहेंगे। क्लियर है, यहां तक चीजें ठीक है। ये जो आपको दिख रही है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और अंदर जो लाइन जा रही है जो डॉट डॉट करके, ये हो गया आपका जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस या जेड, ये क्या हो गया आपका अक्ष। ठीक है, और ये जो आपको दिख रही है, ये हो गया आपका, एक मिनट मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ये हो गया आपकी, ये सभी क्या हो गया, आपकी रेखाएं हो गई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जब हम आगे पढ़ेंगे आइसोमेट्रिक व्यू ना, वो आपको वहां पे समझ में आएगा ये चीज, इसीलिए मैंने यहां किया। तो क्या लिखा हुआ देखिए, जो आप 3D में जब आप फिगर को बनाते हैं, है ना, जब आप 3D में कोई भी फिगर को यानी कि पिक्टोरियल प्रोजेक्शन करते हैं, तो उसमें होगा क्या कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी तीनों फेस या फिर तीनों विमाएं एक ही चित्र में क्या कर दिए जाते हैं, दर्शाए जाते हैं। जैसे कि अब आप देखिए यहां पे इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, ये फिगर क्या है आपका, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन पे, यानी कि ये जो प्रक्षेप है भाई, एक बात बताइए सबसे पहले, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है आपका, यानी मैं ग्रीन कलर से जो बना रहा हूं, ये क्या है आपका, याद कर आ रहा है आपको कुछ, ये क्या है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है सर। यानी इसे हम क्या कहते हैं सर, हिंदी में प्रक्षेप तल और इंग्लिश में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे आपका जो बनाया गया है, ये जो आप देख पा रहे होंगे, मैं एक ब्लू कलर से ही दिखाऊं, चलिए, ये जो आपको बनाया गया ये क्या है सर, ये आपका प्रक्षेप है। प्रक्षेप मतलब परछाई, है ना, यही मैंने बोला था। यानी ये क्या है आपका, प्रोजेक्शन हुआ है। यानी ये क्या है सर, ये हो गया आपका प्रक्षेप, ये क्या हो गया आपका प्रक्षेप। तो अब जब आप इस प्रक्षेप को देखेंगे तो इसमें आपको तीनों एक्सिस दिखाई पड़ेगी। देखिए एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और ये आपका जेड एक्सिस। क्या दिख रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, बिल्कुल सर। तो यहां वही बात लिखी गई है कि जब पिक्टोरियल प्रोजेक्शन की जब बात होगी, तो एक ही फिगर में आप तीनों एक्सिस को या तीनों फेस को, देखिए तीनों फेस, ये एक फेस आपको दिख रहा है यहां से, ठीक है ना, उसके बाद एक फेस आपको इधर से भी दिख रहा होगा,
ये वाला फेस आपको दिख रहा है और एक फेस आपको ऊपर वाला दिख रहा है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते थे टॉप व्यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, तीनों फेस या तीनों विमाएं एक ही फिगर में आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरे पॉइंट हो गए क्लियर। चलिए ठीक है, दूसरा क्लियर हुआ कि नहीं। इस प्रोजेक्शन में वस्तु के तीनों फेसेस, तीनों विमाएं एक ही चित्र में दर्शाए जाते हैं। मैं पूरी चीजें बताऊंगा कि यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, कैसे पूछा जाएगा और क्या इंपॉर्टेंट, वो मैं पूरी बातें बतला दूंगा इस वीडियो में। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी बता देने से क्या होगा ना, आपका माइंड कंसंट्रेट करेगा केवल उसी पॉइंट पे, और इस पॉइंट को नहीं समझिएगा तो फिर उस पॉइंट को आप रट करके जाइएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप कोई भी चीज को रटें। इस प्रक्षेप में वस्तु की संपूर्ण आकृति एक ही तल में, एक ही चित्र में दर्शाया जाता। बिल्कुल भाई साहब, आप देख रहे हैं संपूर्ण फिगर ऑब्जेक्ट की आप क्या कर सकते हैं, प्रक्षेप कर सकते हैं प्रक्षेप तल पे। चलिए ठीक है, लेकिन जब आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे सर, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, चलिए मैं फिगर ही में आता हूं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बातें कर लूं यहां पे। जब आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को पढ़े हैं, यहां आइए, जब आपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ा है तो उसमें आपने क्या पढ़ा था, टॉप व्यू। देखिएगा मैं आप, ये रहा फिगर, देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को हम लोग किसमें ड्राइंग करते हैं, 2D में बनाते हैं। ठीक है ना, ये प्रोजेक्शन 2D में होता है। तो इसके लिए हमने कितना फिगर बनाए, देखिए एक फिगर ये बना है, एक फिगर ये बना है, एक फिगर ये बना। और ये जो तीन जो फिगर बना है, यानी तीन प्रोजेक्शन जो हुआ है इस एक ऑब्जेक्ट का हुआ था। समझ में आया ना। लेकिन पिक्टोरियल प्रोजेक्शन में हम क्या कर पा रहे हैं, केवल एक ही फिगर में, एक ही ड्राइंग में हम तीनों अक्ष को, तीनों विमाओं को और तीनों फेस को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, संपूर्ण आकृति हम देख पा रहे हैं। लेकिन देखिए क्लैरिटी या फिर बहुत ज्यादा मतलब कि एरर फ्री बोल सकते हैं फिगर, वो आपका यही 2D, ये 2D फिगर मिलेगा, यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इससे ज्यादा यूज इंजीनियरिंग ड्राइंग में 2D किया जाता है। समझिएगा अच्छे से हर एक चीज को। अगर आप ये जब देख पा रहे होंगे, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या था आपका फ्रंट व्यू था, ये क्या था आपका साइड व्यू था, और ये क्या था आपका टॉप व्यू था, है ना जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे पॉइंट पे, जो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन पे हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है आपसे पिक्टोरियल प्रोजेक्शन में, चौथा पॉइंट, बहुत शानदार कंटेंट रेडी किया गया भाई, और समय भी लग रहा है। आप देख रहे हैं कि डेली वीडियो मैं नहीं दे पा रहा हूं आपको। इस प्रक्षेप का प्रयोग, हाँ अब आइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रक्षेप का प्रयोग कहां किया जाता, तो सर्वे कार्य में सबसे ज्यादा यूज होता, सर्वे वर्क में सबसे ज्यादा किया जाता। तो 4 पॉइंट आपको क्या क्या याद करना है। सबसे पहले पिक्टोरियल प्रोजेक्शन में कुछ नहीं याद करना सर, हमें पता है पिक्टोरियल प्रोजेक्शन 3D में बनाई जाती है। प्रक्षेप 3D में अगर बनाई जाएगी तो हमें पता है तीनों एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को हम एक ही प्लेन पे, है ना, देखिएगा एक, मैं दूसरे कलर से बना दूं, एक ही प्लेन पे, एक ही प्लेन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक ही फिगर में हम तीनों क्या कर सकते हैं, तीनों फेस को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। यानी कि पूरी आकृति के हम संपूर्ण ज्ञान ले सकते हैं एक ही फिगर में। यही है पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। चलिए अब इस फिगर में यहां कुछ चीजें लिखी गई है, इसको समझिए। अब इसका काम है इसलिए यहां लिखा गया है। यहां लिखा गया जो आपकी लेंथ है, यानी कि ये जो आप देख पा रहे होंगे, यहां लेंथ को रिप्रेजेंट किया गया, ये जो हो गया आपका लेंथ। ठीक है, इसके बाद आपका ब्रेथ, या फिर आप बोल सकते हैं विड्थ, यानी कि चौड़ाई, यानी ये आप जो देख पा रहे हैं ये हो गया आपका चौड़ाई, 20 से रिप्रेजेंट किया गया जिससे। और ये हो गया आपका थिकनेस, ये हो गया आपकी मोटाई, या आप इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तीनों विमाएं एक ही चित्र में दिखाई पड़ रही है, आपको पड़ रही है या नहीं, यहां तक बताइए क्लियर है या नहीं। चलिए ठीक है साहब, यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए यहां तक चीजें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन है, यहां से इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, ऑब्लिक प्रोजेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आपका बनेगा। ठीक है, तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन किसका एग्जाम्पल है, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता, तो किसका एग्जाम्पल है भाई, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन का। तो सबसे पहले एक चीज आप समझिए कि यहां पे मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, ये आपका यहां से देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे आपसे, जो आपका पिक्टोरियल प्रोजेक्शन जो आप पढ़ रहे हैं, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, ठीक है ना, आप क्या पढ़ रहे हैं सर, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। समझिएगा, ये जो आपकी पिक्टोरियल प्रोजेक्शन है, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन जो है आपका, ये आपका क्या है, 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है, 1, 2 और 3। चलिए इसको हम यहां लिखने से अच्छा है टाइम सेविंग करेंगे, हर एक चीज को समझिए। देखिए ये सब क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैं यहां पे इतना आपको समय ले रहा हूं। देखिएगा पिक्टोरियल प्रोजेक्शन को मैंने यहां पे बताया था। देखिए जो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन है आपकी, ये रहा आपका, देखिए पिक्टोरियल प्रोजेक्शन जो है, यानी कि चित्र प्रक्षेप, ये प्रोजेक्शन 3D में बनाई जाती है, और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को, ये प्रोजेक्शन 2D में बनाई जाती है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड और फोर्थ नहीं पढ़ना था, क्यों नहीं पढ़ना था वो हमने बता दिया।
तो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन के अंदर हम 3 प्रोजेक्शन को पढ़ेंगे, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ठीक है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन और एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। लेकिन अब याद रखिए इस ऑब्लिक प्रोजेक्शन के अंदर भी हम 3 प्रोजेक्शन को पढ़ने वाले हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और यहां से आपका क्वेश्चन बना है, आप जैसे कि आप एनटीपीसी वगैरह का एग्जाम देते हैं, एनटीपीसी मतलब रेलवे वाला एनटीपीसी नहीं, जो आपका थर्मल पावर वाला एग्जामिनेशन होता है, भेल का हो गया एग्जाम, सेल का एग्जामिनेशन, ये सब में पूछा गया, मैंने देखा। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन में 3 प्रोजेक्शन आपको पढ़ना है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में 3 प्रोजेक्शन कौन है? एक है आपका कैविलियर प्रोजेक्शन, ठीक है, एक हो गया आपका कैविलियर प्रोजेक्शन, एक हो गया आपका कैबिनेट प्रोजेक्शन, और एक हो गया आपका क्लियोनो, ठीक है ना, क्लियोनग्राफिक बोला जाता है इसको, क्लियोनग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। याद रखिएगा यहां से क्वेश्चन बनेगा, कैविलियर प्रोजेक्शन किसका एग्जांपल है, किस प्रोजेक्शन का एग्जांपल है? ऑब्लिक प्रोजेक्शन ऑप्शन में मिलेगा, या डायरेक्ट पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, ठीक है, या फिर कैबिनेट प्रोजेक्शन किसका है? तो आप क्या बोलेंगे, पिक्टोरियल, या फिर आप क्या कहेंगे, ऑब्लिक प्रोजेक्शन का है। क्लियोनोग्राफिक प्रोजेक्शन किसका है, कौन सा प्रोजेक्शन का एग्जांपल है? कैटेगरी में है तो पिक्टोरियल बोलेंगे या फिर ऑब्लिक, जो आपको ऑप्शन में मिलेगा। चलिए देखिए, ये बहुत स्टूडेंट को नहीं पता होता है और बहुत किताब में आपको नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे, ऑर्थो नहीं, ऑब्लिक प्रोजेक्शन की, ठीक है। हम लोग आते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन, स्टार्ट करते हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या है? हिंदी में हम इसे कहेंगे त्रियक प्रक्षेप। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता क्या है, ठीक है ना। देखिए यहां क्या लिखा गया है, इस प्रक्षेप में यानी कि इस प्रोजेक्शन में क्या होती है, एक विमा जो होती है क्षैतिज के समानांतर होती है, यानी कि पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल होती है। दूसरी जो विमा है यानी कि सेकंड डायमेंशन जो है वो ऊर्ध्वाधर के यानी क्या है, वर्टिकल के, ठीक है ना। वर्टिकल यानी क्या होता है, जो क्षैतिज है उसके ऊर्ध्वाधर होता है, यानी वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल होती है। तथा तीसरी जो है क्षैतिज से 30 या 35 डिग्री के कोण पर होती है। नहीं समझ में आया सर? कोई बात नहीं, अभी मैं आपको समझाता हूं। जैसे इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहां पर डॉट डॉट जो आपको एक्सिस दिखाया गया है, ये है हो गया आपका एक्स एक्सिस, मान के इस प्रकार से आप चलिएगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। ये आपको जो दिखाया गया है ये फिगर, इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ सके। पहला लाइन पढ़िएगा, इस प्रक्षेप में उसकी एक विमा क्षैतिज के समानांतर है, क्षैतिज के समानांतर है। तो देखिए इसका एक विमा मैं सबसे पहले ये वाला दिखाया हूं, ठीक है, ग्रीन कलर से, क्लियर है। एक विमा मैं आपको रेड कलर से ये दिखा दिया हूं, ठीक है, और इसकी एक और विमा मैं आपको दिखाऊंगा ब्लैक कलर से, ठीक है, ये हो गई। तो ये जो ग्रीन कलर का जो दिखाया गया है, ये दिखाया गया है क्षैतिज से क्या है, समानांतर है। अभी आपको सब समझ में आएगा, बस सुनते चलिए, ठीक है। और ये जो वर्टिकल जो रेड से दिखाया गया है, ये क्या है आपका, वर्टिकल जो है आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है क्षैतिज का। और जो तीसरी जो विमा है क्षैतिज से 30 डिग्री या 35 डिग्री पे है, 30 डिग्री पे या 35 डिग्री के। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं सर? मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, यहां मैं यह बोलना चाह रहा हूं कि जो आपकी, ये सबसे पहले समझिए ये क्या है, क्षैतिज है यानी हॉरिजॉन्टल है। अब यहां लाइन पढ़िएगा तो ये क्या लिखा हुआ है, क्षैतिज के समानांतर है। तो देखिए ये जो क्षैतिज के समानांतर मैंने जो डॉट डॉट लाइन दिखाया हूं ब्लू कलर से, इसके समानांतर ही आपका ये जो ग्रीन कलर से मैं लाइन खींचा हूं, है या नहीं, ये बताइएगा। समानांतर ये ना भाई, ये जैसे डॉट डॉट लाइन जो दिखाया गया है ये वाली, इसी के समानांतर देखिए खींचा गया है ना एक विमा, यानी ये क्या हो गया, इसका लेंथ हो गया, मान लेते इस ऑब्जेक्ट का। तो ये जो विमा है, लेंथ यानी लंबाई जो विमा है या डायमेंशन है, ये क्या है, क्षैतिज के समानांतर है। देखिए क्षैतिज के समानांतर है एक विमा, और एक विमा क्या है, दूसरी विमा क्या है, क्षैतिज के ऊर्ध्वाधर। तो ये जो रेड वाला जो मैंने आपको दिखाया है, ये देखिए क्षैतिज के ऊर्ध्वाधर है या नहीं, वर्टिकल है या नहीं, है ना कि नहीं, बिल्कुल वर्टिकल है। और जो तीसरी है जो क्षैतिज से क्या है, 30 या 35 डिग्री का। तो ये जो ब्लैक कलर से जो आपको दिखाया मैंने, ये जो ब्लैक कलर से जो मैंने दिखाया है, ये क्षैतिज से कितना डिग्री पे है, या तो 30 डिग्री पे होगा या तो 45 डिग्री पे होगा। जब इस प्रकार का जब प्रोजेक्शन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं एक फिगर। ये फिगर को देखिए, ये जो आपका दिखाया गया है, इसको मैं थोड़ा सा यहां बता दूं, ये हो गया आपका प्रक्षेप तल, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रक्षेप तल, ये हो गया आपका प्रक्षेप तल, ठीक है। समझिएगा ध्यान से इसे, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यानी येलो कलर से जो आपको रिप्रेजेंट किया गया है, ये क्या है आपका, ये है आपका प्रक्षेप तल, यानी ये क्या है आपका, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है सर, ठीक है। ये आपका क्या है सर, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। अब समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ ग्रीन कलर से एक डायमेंशन मैंने इस प्रक्षेप का दिखाया है, ठीक है। रेड कलर से मैंने एक विमा दिखा दिया है, ठीक है सर।
और अब यह देखिए 3D व्यू बना, यानी कि इस प्रकार से 3D व्यू में मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि ये तो 2D है, इसलिए फिर भी मैं एक बीमा आपको ये वाला दिखा रहा हूँ। हालांकि ये जो बीमा मैं आपको ये बताया ना, ये बीमा इसकी बात हो रही है, ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो मैं इधर से अगर बता दूं अभी, तो अभी आपको समझ में नहीं आया क्योंकि अभी मैं वहां पे फिगर जो बनाया, इसलिए मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ समझाना चाहता हूँ। अब देखिएगा, ये आपका 36 हो गया भाई, ये आपका 36 है। 36 एक रेखा है, हॉरिजेंटल लाइन है या नहीं? तो ये ग्रीन जो रेखा मैंने खींचा है इस 36 के समानांतर है या नहीं? समानांतर है कि नहीं, ये बताइए, है ना भाई? समानांतर है या ना? 36 के समानांतर है। इस प्रक्षेप तल के उसके समानांतर दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल। जो ये रेड लाइन है ये वर्टिकल दिख रहा है कि नहीं? 90 डिग्री में इस 36 का, बिल्कुल। और इस 36 से ये ब्लैक क्या कर रहा है? एक विमा 30 डिग्री या फिर 45, कोई भी डिग्री हो सकता, 30 या 45, दो में से कोई एक एंगल पे बनाया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये बताइएगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। इसको हटाते हैं क्योंकि इसका भी मुझे काम है, ठीक है ना, इस फिगर का अपन को काम है। चलिए भाई, कोई नहीं, ये हटेगा ही, इसे फिर से बना लिया जाए। चलिए भाई, चलिए अब आते हैं यहाँ पे, यानी ऑब्लिक प्रोजेक्शन का मतलब आपको क्या समझ में आया मुझे ये बताइए। ऑब्लिक प्रोजेक्शन का मतलब आपको याद हुआ कि नहीं ये बताइए। ऑब्लिक प्रोजेक्शन मतलब वह प्रक्षेप, इसमें क्या होगा? एक विमा, एक डायमेंशन क्या होगा ऑब्लिक प्रोजेक्शन में सर? एक डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा? 36 के क्या होंगे भाई? 36 के क्या होंगे? समानांतर, ये समानांतर का साइन है। एक विमा क्या होगा? 36 के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। और एक विमा क्या होगी? 36 के कितने एंगल पे? 30 डिग्री पे या तो 45 डिग्री पे होंगे। ये क्या है आपका? ऑब्लिक प्रोजेक्शन। चलिए खत्म, यहां से हो गया या नहीं ये बताइए। चलिए यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई है। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या, कोई दिक्कत? एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर ले रहे हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्शन यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई, इसलिए मैं यहां पे बार बार जोड़ दे रहा हूं। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में मैंने ये बताया कि वह प्रक्षेप, इस प्रक्षेप में क्या होगा? इस प्रक्षेप में क्या होगी कि उसकी एक जो विमा है, ठीक है, एक जो डायमेंशन है वो पैरेलल टू हॉरिजेंटल होगी, 36 के समानांतर होगी। ये आपको दिखाया मैंने 36 के समानांतर। उसके बाद मैंने बोला कि जो दूसरी विमा है 36 के ऊर्ध्वाधर होगी, यानी ये जो आपको मैंने दिखाया ऊर्ध्वाधर दिखाया है। और इसके बाद मैंने बोला जो तीसरी जो है 36 से 30 या 45 डिग्री के कोण पर बनेगी। तो तीसरी जो ये आपको दिख रहा है ये आपका 30 डिग्री या फिर 45 डिग्री पे बनेगी। समझ में आया? चलिए अब ये जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन है इसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटेंगे, यानी इस प्रोजेक्शन को भी हम 3 कैटेगरी में, यानी कि इसका भी 3 कैटेगरी होता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन का। अभी मैंने आपको बताया कैविलियर प्रोजेक्शन, कैबिनेट प्रोजेक्शन और क्लियोनग्राफिक प्रोजेक्शन। चलिए यहां लिखा भी गया, ठीक है, ठीक है सर। तो अब एक एक प्रोजेक्शन को हम लोग समझते हैं। कैविलियर प्रोजेक्शन को क्या होता है, कैबिनेट प्रोजेक्शन और क्लियोनग्राफिक प्रोजेक्शन। समझिए ये तीनों प्रोजेक्शन किसका एग्जांपल है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का है। क्लियर और नॉट? तो अब इस ऑब्लिक प्रोजेक्शन के जो टाइप्स हैं, इसके 3 टाइप्स है, कैविलियर, कैबिनेट और क्लियोनग्राफिक प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैविलियर प्रोजेक्शन क्या है। अभी हर एक चीज को आपको मैं समझा दूंगा। देखिए इन तीनों प्रोजेक्शन से क्या क्वेश्चन बनेगा, देखिए इसका मैंने मलाई एक जगह लिख के रखा, देखिए मैंने नोट दे करके लिख दिया यहाँ पे। ये 3 लाइन ही बस आपको पढ़ना है कैविलियर में, कैबिनेट में, यही 3 से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन इसको बनाने के लिए भैया, वो नोट लिखने के लिए आपको पहले यहां पे काम करना पड़ेगा। देखिए कैविलियर प्रोजेक्शन यानी कि इस प्रोजेक्शन, इस प्रक्षेप में जो प्रक्षेप रेखा है, यानी कि जो प्रोजेक्शन लाइन है, प्रक्षेप तल के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। पहले पढ़ लीजिए उसके बाद समझेंगे, ठीक है सर। यहां बोला गया कि इस प्रक्षेप में जो है प्रक्षेप रेखा यानी कि प्रोजेक्शन लाइन, यानी कि प्रोजेक्शन लाइन समझे ना, जो लाइट आ रही है वो लाइट, यानी कि प्रोजेक्टर से जो लाइट आ रही है उसको क्या बोलते थे? प्रोजेक्शन लाइन, यानी कि प्रक्षेप रेखा। प्रक्षेप तल के साथ क्या होगी? एक 45 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। इस प्रक्षेप में वस्तु की जो प्रक्षेप होगी उसकी लंबाई, चौड़ाई और जो ऊंचाई होगी वो एक समान होगी। या प्रक्षेप क्या होती है? रियलिस्टिक दृश्य नहीं देती है। समझिए क्या है मैंने बोला, नहीं बोला? अभी देखिए आपने ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या समझा सर? आपने ऑब्लिक प्रोजेक्शन में साफ साफ बात है ये समझा कि इसकी एक विमाएं 36 के समानांतर, एक विमा ऊर्ध्वाधर के क्या होते हैं? 36 के ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, और तीसरी विमा क्या होगी? 36 से 30 या 45 डिग्री के एंगल पे होगी। अब इस ऑब्लिक प्रोजेक्शन के 3 टाइप्स हैं, जिसमें से एक टाइप हमने अभी पढ़ा कैविलियर प्रोजेक्शन, लेकिन सर समझ में नहीं आया क्या आपने बोला। देखिए मैंने क्या बोला, अब पढ़िएगा ध्यान से एक एक लाइन को। इस प्रोजेक्शन में, इस प्रक्षेप में जो प्रक्षेप रेखा है, यानी कि जो प्रोजेक्शन लाइन है, ये जो आपका प्रक्षेप बना था, ये सारे क्या है? ये सब प्रोजेक्शन लाइन आया। देखिए यहां से एक एक किरण पड़ा, एक पॉइंट, इसको आपने मिला दिया ना भाई, मिलाया ना, यही है ना होता है आपका प्रोजेक्शन लाइन। याद करिए पहले क्लासेस।
तो जो प्रोजेक्शन लाइन है प्रक्षेप तल के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी कि जो तीसरी, देखिए ऑब्लिक प्रोजेक्शन में जो तीसरी विमा 30 डिग्री पे भी हो सकती है या 45 डिग्री, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि 45 या 30 या 45 ऑब्लिक प्रोजेक्शन में चलेगा। लेकिन जब बात करेंगे हम लोग कैविलियर प्रोजेक्शन की, तो इसमें जो एक जो विमा है, प्रोजेक्शन लाइन जो है आपकी, ये प्रक्षेप रेखा जो है वो क्षैतिज से कितने एंगल पे होगी, 45 डिग्री के एंगल पे होगी। कौन से प्रोजेक्शन में, कैविलियर प्रोजेक्शन में। क्लियर है कि नहीं ये बताइएगा। क्लियर है सर। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो लेंथ है, जैसे कि यहां पे मैंने दिखाया है, ये हो गया आपका लेंथ, ये हो गया इसकी चौड़ाई, इसकी मोटाई बोलिए, चाहे ऊंचाई बोलिए, चाहे थिकनेस बोलिए, चाहे आप उसकी गहराई बोलिए। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया L फॉर लेंथ, B फॉर हो गया ब्रेथ या फिर चौड़ाई या वृत्त भी बोल सकते हैं, H को, D को आप डेप्थ बोल सकते हैं, हाइट बोल सकते हैं, गहराई बोल सकते हैं, ऊंचाई बोल सकते हैं, या फिर मोटाई भी बोल सकते हैं, थिकनेस भी बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट की। तो समझिएगा, तो यहां पे जो आपका जो लिया जाएगा, जो डायमेंशन, लेंथ जो है वही लिया जाएगा, जो चौड़ाई है वही लिया जाएगा, और जो ऊंचाई है वही लिया जाएगा। मतलब ये समझिएगा कि 10 सेंटीमीटर की अगर लंबाई है, चौड़ाई अगर आपकी 6 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई, गहराई या थिकनेस जो भी बोल लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, तो यही जो आपका जो डायमेंशन है, इसी डायमेंशन को आपको लेना है। समझ में आया? यही डायमेंशन में आपका प्रक्षेप बनेगा। सेम, आपको कोई भी डायमेंशन चेंज नहीं करना है कैविलियर प्रोजेक्शन को। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं ना, क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे कैबिनेट को और क्लियोन में, तो यहां डायमेंशन चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट, देखिए यही लिखा गया, इस प्रक्षेप में वस्तु की जो प्रक्षेप की जो लंबाई, जो चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है एक समान होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिए, एक समान होती है। चलिए पहले मैं इसको यहां से साफ कर दूं पहले, और यहां क्या इंपॉर्टेंट है उस पर मैं अंडरलाइन करता हूं। देखिए मैंने ये बोला सर कैविलियर प्रोजेक्शन में कि इसमें जो प्रोजेक्शन लाइन है या फिर एक विमा जो है वो कितना बनाएगी, क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगी। किसमें, कैविलियर प्रोजेक्शन में। दूसरा मैंने ये बताया कि जो वस्तु की जो प्रक्षेप बनेगी उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक समान होगी। ठीक है, किसमें, कैविलियर प्रोजेक्शन में। अब आइए, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ बताया, जो लेंथ होगा, जो ब्रेथ होगा और जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, एक समान होगी। तो मान के चलिएगा जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने लेंथ 10 सेंटीमीटर लिया, यहाँ 6 सेंटीमीटर लिया, यहाँ 2 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, यहाँ अब क्या करना है आपको, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को क्या करना है, इक्वल, यानी कि 10 सेंटीमीटर लेंथ लिए हैं तो ब्रेथ भी आपको 10 सेंटीमीटर लेना होगा और ऊंचाई भी आपको 10 सेंटीमीटर लेना होगा। है, तो अब अगर आप इसका रेशियो निकालते हैं, अब अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे लेंथ, ब्रेथ और हाइट का, तो ये क्या आएगा, सिंपल सी बात है, 1:1:1 आएगा। देखिए यहां जो मैंने एग्जांपल ये लिया था 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, यहां लेना चाहिए था इक्वल, क्योंकि एक समान होती है। ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई भी, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई भी। तो अब इस केस में अगर आप इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये रेशियो आपको पूछेगा। कैविलियर प्रोजेक्शन में जो रेशियो होता है डायमेंशन की, वो क्या होती है, 1:1 या फिर 1:1/2 होगा। अभी आएगा आपका 1:1/2 भी आएगा। इसीलिए तो ये जो बनेगा आपका, जैसे, अच्छा एक बात बताइए, ये जो आपका जो बन रहा है, जो एक समान बन रहा है, इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, एक समान है ना, एक समान है। इसलिए आप इसको फुल साइज भी बोलते हैं, या एग्जाम में आपको ये भी ऑप्शन में मिला है, फुल साइज ना मिल करके फुल स्केल। ध्यान रखिएगा ये वर्ड को भी, ये भी आपसे पूछा गया, फुल स्केल। तो फुल स्केल किस में मिलेगा देखने में, देखने के लिए आपको ये आपको ऑप्शन में रहेगा, कैविलियर प्रोजेक्शन, कैबिनेट प्रोजेक्शन या फिर क्लियोनग्राफिक प्रोजेक्शन। किसमें, कैविलियर, कैबिनेट या फिर क्लियोन। तो क्या बोलेंगे, कैविलियर प्रोजेक्शन में क्या मिलेगा हमें, फुल साइज मिलेगा या फिर फुल स्केल मिलेगा, रेशियो 1:1 1:1 का मिलेगा, और इसमें 36 से कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 45 डिग्री। याद हुआ कि नहीं हुआ, नहीं याद हुआ कोई बात नहीं, आइए फिर से एक बार हम लोग देख लें, नोट्स में यहां मैंने लिख रखा। देखिए कैविलियर प्रोजेक्शन, बस यही 3 पॉइंट आपको पढ़ना ही है। कैविलियर प्रोजेक्शन, पहले ये बताइए किसका एग्जांपल है, किसका टाइप है, तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन का। अगर ऑब्लिक प्रोजेक्शन का है सर ये एग्जांपल, तो सिंपल सी बात है, एक जो क्षैतिज के पैरेलल समानांतर होगी, एक वर्टिकल होगी 90 डिग्री में, और एक जो विमा होगी वो या तो 30 डिग्री पे होगी या 45 डिग्री के ऊपर होगी। ठीक है, तो इसका जो एक टाइप है कैविलियर प्रोजेक्शन, इसकी जो एक विमा जो आपको मिलेगी, प्रोजेक्शन लाइन जो प्रक्षेप रेखा है वो 45 डिग्री पे मिलेगी। रेशियो जो मिलेगा इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो बीमा होती है एक समान होती है, ये भी पॉइंट याद रखेगा, इसलिए 1:1:1 का रेशियो बनेगा। और फुल साइज, या यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं ये पॉइंट आपको, क्योंकि ये पूछा गया भाई, ये ऑप्शन फुल साइज ना मिलके फुल स्केल दिया गया था एग्जाम में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होएगा, फुल स्केल भी मिल सकता है। तो फुल स्केल किसमें मिलेगा, कैविलियर प्रोजेक्शन में मिलेगा। चलिए कैविलियर प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आइए दूसरे प्रोजेक्शन में,
अब दूसरा प्रोजेक्शन देखिए, यहाँ पे आप फिगर को देखेंगे, इस फिगर को देखिए ध्यान से। चलिए इस फिगर को मैंने यहाँ पे दिखाना चाहा था ये फिगर में, ठीक है ना। अब देखिएगा तो यहाँ पे जब आप देख रहे हैं ग्रीन कलर के, यहाँ पे मैं आपको एक, यहाँ पे क्या क्या, हाँ चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हाँ चलिए ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो ये कितना डिग्री बनेगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और ये जो बनाएगा ये क्या बनाएगा आपका 90 डिग्री 36 से बनाएगा। क्लियर है कि नहीं भाई, ये यहाँ तक ठीक है। और ये जो बना रहा है ये देखिए समानांतर है इस 36 का, ठीक है, ये क्या है आपका समानांतर है 36 का। तो इसको यहाँ पे वही फिगर मैंने दिखाया है। तो देखिए ये जो आपका बना है ये कितना 45 डिग्री के एंगल पे बना है, और ये वाई एक्सिस क्या है 90 डिग्री है 36 का। और दूसरा आपको क्या हो गया आपका, ये आपका कितना है 45 डिग्री पे बना है। ये 36 क्या है, ये इस तल के समानांतर है। ये तल एक्चुअली में देखिए कैसे बनेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये तल मैंने गलत बना दिया। देखिए ये तल जो है ऐसे बनेगा, एक मिनट, ये जो तल बनेगा मेरे भाई मैं बताता हूँ। देखिए ये है ना ऐसे बनेगा ये तल, ठीक है, ऐसे बनेगा। तब देखिए नहीं थोड़ा और, तो ये 3D फिगर बना रहे भाई, परेशान मत होइएगा आप। ऐसे बनेगा ये तल जो है, इस केस में ऐसे बनेगा। तो अब देखिए ये जो आपका है 36, देखिए इस प्रक्षेप तल के समानांतर है कि नहीं है। अब इससे कितना 90 डिग्री 45 डिग्री है, और ये वर्टिकल क्या है 90 डिग्री में, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसके लिए एक अलग सा फिगर यहाँ बना के रखा था इसको देखने के लिए कि देखिए जो अगर आप देखेंगे, देखिए अगर अब यहाँ पे मैंने क्या किया, चलिए यहाँ पे इसको साफ कर लेते पहले, ठीक है, इसको हटाइए, यहाँ पे समझ लीजिए इसको, ठीक है, इसको समझ लीजिए अच्छे से। ये हो गया आपका, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका ये क्या है आपका, ये क्या है आपका प्रक्षेप तल है, ठीक है, प्रक्षेप तल है। तो आपने क्या पढ़ा कैविलियर में, प्रक्षेप तल के क्या होगा, एक आपका ये क्या होगा समानांतर होगा। तो देखिए समानांतर है, ग्रीन कलर से मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एक क्या है 90 डिग्री पे है, और एक क्या है ये जो आपका, ये मैं जो इधर ना बना के मैंने इसको इधर बना दिया, ये क्या बन रहा है आपका कितने एंगल पे 45 डिग्री में, और ऑब्लिक में क्या बनेगा 30 डिग्री या 45 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया। अब इससे ज्यादा आपको मैं नहीं समझा सकता भाई, फुल चीज मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अब अगला है कैबिनेट प्रोजेक्शन। अब इस प्रोजेक्शन को ध्यान से समझिएगा, क्या इसमें कुछ अलग है। इस प्रोजेक्शन में, इस प्रक्षेप में जो प्रक्षेप रेखा है यानी जो प्रोजेक्शन लाइन है, प्रक्षेप तल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। ये तो भाई आपका किसमें है, कैविलियर में भी है, कैबिनेट में भी, यहां तक अंतर नहीं है। लेकिन इस प्रक्षेप में जो वस्तु की जो प्रक्षेप है उसकी जो चौड़ाई है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन में बता रहा हूं, ये चौड़ाई इसमें क्या होती है, आधी होती है। लंबाई और ऊंचाई एक समान होती है। मतलब ये कि आपने जो लेंथ लिया है, जो ऊंचाई लिया है, जो आप चौड़ाई लेंगे उसका आधा। अगर आपने लेंथ 10 सेंटीमीटर लिया है तो ऊंचाई भी आप 10 सेंटीमीटर लेंगे, जो ब्रेथ आप लेंगे, चौड़ाई लेंगे, वो उसका आधा लेंगे। तो अब इस केस में आप अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा आपका रेशियो, इस केस में आपका रेशियो आएगा 1:1, 1/2, ठीक है, ये रेशियो आएगा। ये हो गया लेंथ का, ये हो गया हाइट का, ये हो गया ब्रेथ का। चलिए खैर इसमें हम लोग यहाँ पे आगे लिखे हैं भाई हम लोग। चलिए तो यहाँ पे क्या था, कैविलियर में आपका क्या था, यहाँ पे जो विमाएं क्या थी, एक समान होती है। देखिए एक समान होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक समान नहीं है। एक समान क्या है, लंबाई और चौड़ाई एक समान है, ठीक है, लेकिन जो चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई एक समान, लेकिन चौड़ाई क्या है, ये हाफ हो जाती है। तो यहाँ मैंने देखिए लिखा भी है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो रेशियो जो है लेंथ और ब्रेथ और हाइट का, देखिए लेंथ 1 हो गया, चौड़ाई आधा हो गया, और ऊंचाई सेम रहेगा जो लेंथ का रहेगा। तो रेशियो निकालेंगे तो क्या 1:2 या 1:1। तो अब देखिए एग्जाम में कई बार कंफ्यूजन आपको मिलेगा, लेंथ इज टू हाइट इज टू चौड़ाई, ऐसे आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। और हम लोग ये पढ़ के जाते हैं कि चौड़ाई को हम लोग बीच में रखते हैं। तो भाई देख लीजिएगा एग्जाम में कहाँ पूछा है क्या। अगर पहले वृत्त को रख दिया है, ऊंचाई रख दिया, लेंथ, तो इस केस में रेशियो क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब खेला यहाँ पे और भी किया जा सकता है मैथ्स यूज करके। अब यहाँ एलसीएम अगर ले लिया जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, इधर भी, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यहाँ भी 2 से, तो इस केस में क्या आएगा 2:2:1 हो जाएगा। तो अब ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, लेंथ इज टू एच इज टू ब्रेथ जो है, ये आपका 2:2:1 होता है। और आप जो पढ़ के जा रहे हैं ना, यहाँ पे समझिए, आप जो पढ़ के जा रहे हैं 1:1, ये हाइट का भी 1, लेंथ का भी हाइट, और चौड़ाई आपका 1/2, ये पढ़ के जा रहे हैं किसमें, कैबिनेट प्रोजेक्शन में। लेकिन ये आपको ऑप्शन में देगा ही नहीं, ठीक है ना, ये आपको ऑप्शन में देगा ही नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर दिया है इस फॉर्म में, और ये आपका ऑप्शन में रहेगा। तो याद रखिएगा ये भी रेशियो दिया जा सकता है कैसे, तो देखिए लेंथ 2 यूनिट है या 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर एक समान होगा, और चौड़ाई क्या होगा उसका आधा, है ना, आधा। समझ में आ गया ना। तो कुछ भी हो सकता है, या इसमें डायरेक्ट डाटा दे दिया रहेगा, इस प्रकार से नहीं, 10 सेंटीमीटर दे दिया हुआ रहेगा,
ये भी आपका 10 सेंटीमीटर दे दिया रहेगा, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर दे देगा, या फिर इसको ऐसे रेशियो कर देगा, वृत्त को इधर कर देगा ऊंचाई, ये सब किया गया है। एग्जामिनेशन प्रेशर, एग्जामिनेशन में इतनी तेजी हमें होती है कि हम गलती कर लेते हैं। ये आपको 5 सेंटीमीटर दे दिया हुआ रहेगा, ये आपको 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ रहेगा, और ये आपका 5 सेंटीमीटर दिया रहेगा। तो देखिए रेशियो निकालिएगा तो क्या आएगा आपका, ये 1, ये आधा आधा हुआ ना इसका। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे क्या आपने डायमेंशन लिया, आधा लिया है, यानी हाफ स्केल आपने यूज किया है, इसलिए यहाँ पे हाफ साइज भी अब अगर पूछा जाएगा तो किसमें मिलेगा आपको, कैबिनेट प्रोजेक्शन में। या आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हाफ स्केल, ये एग्जाम में पूछता है आपसे हाफ स्केल, तो याद रखिएगा हाफ स्केल किसमें मिलेगा आपका, कैबिनेट प्रोजेक्शन में। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, जैसे इस प्रोजेक्शन में जो लेंथ लिया गया है, जो हाइट लिया गया, ठीक है, ये 1 हो जाएगा तो ये भी 1 हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई देखिए मैंने क्या किया, आधा लिया, b/2, ये हो गया आपका आधा b/2। ये कितना डिग्री में रहेगा, ये तो 45 डिग्री पे ही रहेगा। तो अब ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन का ना उदाहरण है ये सब, इसलिए या तो 30 डिग्री या 45 डिग्री पे होगा। और क्षैतिज क्या होगा, प्रक्षेप तल के समानांतर, और ये जो क्या होगा, वर्टिकल होगा, एक आपका एक डायमेंशन क्षैतिज का समानांतर, एक क्या होगा आपका 30 डिग्री पे या फिर 45 डिग्री, क्योंकि ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे सर आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है हमें, ठीक है ना। देखिए समझिए, चीजों को समझिए, कुछ चीजों को समझने की कोशिश करिए। हमने अभी पढ़ा सर ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन एक पिक्टोरियल प्रोजेक्शन का पार्ट है। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन जिसको हम 3D में ड्राइंग करते हैं, जिसको तीनों विमाओं को, तीनों डायमेंशन को, या पूरी कंप्लीट फिगर को हम एक ही क्या कर सकते हैं, ड्राइंग में एक ही प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो उसका एक टाइप्स है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन अगर पिक्टोरियल का पार्ट है तो सिंपल सी बात है, ये भी 3D में बनेगा, इसको भी हम एक ही डायग्राम में दिखा सकते हैं, बिल्कुल। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन में भी आप देख रहे हैं 3D में फिगर बन रही है, लेकिन ऑब्लिक प्रोजेक्शन में ये खासियत मैंने बताया कि इसकी जो एक डायमेंशन है, एक जो विमा है वो क्षैतिज के समानांतर होगी, एक जो होगी परपेंडिकुलर होगी, और एक जो होगी 30 डिग्री या 45 डिग्री में। लेकिन अब जो है ना, इस ऑब्लिक प्रोजेक्शन को हमने 3 कैटेगरी में बांटा, इसीलिए कैविलियर, कैबिनेट और क्लियोग्राफिक प्रोजेक्शन में। क्योंकि जब कैविलियर प्रोजेक्शन में हमने देखा कि इसको 45 डिग्री पे जब रखा मैंने, और जो इसकी लंबाई है, इसकी जो लंबाई, ऊंचाई और जो चौड़ाई है एक समान जब हमने रखा, तो जो फिगर, जो प्रक्षेप बनाना, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक फीलिंग नहीं आई हमें। रियलिस्टिक फीलिंग मतलब जैसे कि एक माचिस का जो आपके पास डब्बा आपको जो दिख रहा होगा, ठीक है ना, घर पे आपके रखे होंगे माचिस का डब्बा, ठीक है, तो इसको आप जब देखेंगे तो बड़ा रियलिस्टिक फीलिंग आपको आएगा ये। लेकिन इसी को मैं इस प्रकार से बना दूं तो अब वो आपको रियलिस्टिक फीलिंग नहीं आएगा, ठीक है दोनों 3D में, दोनों ऑब्लिक प्रोजेक्शन पे 45 डिग्री पे है, एक वर्टिकल है और समानांतर है 36 का। तो इसीलिए जब हमने इसका जब एक समान लंबाई को, एक समान ऊंचाई को, एक समान चौड़ाई को रखा और 45 डिग्री पे रखा, तो हमें रियलिस्टिक व्यू नहीं आई। देखिए यहां मैंने लिखा है, इस लाइन को भी आई थिंक मैंने लिखा हुआ, देखिए यहां पे, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। या जो प्रक्षेप है रियलिस्टिक दृश्य नहीं देती है, कैविलियर प्रोजेक्शन। इसीलिए हमें फिर हमने क्या किया, ट्राई किया कैबिनेट प्रोजेक्शन का। इसमें हमने क्या किया, इसकी जो एक विमा को हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, इसकी चौड़ाई को हमने आधा कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने चौड़ाई ही क्यों आधा किया, ये जो चौड़ाई ना इसलिए आधी क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंडेंसी सारी चीजें हो रही थी कि जो व्यू आ रही है, जो फीलिंग आ रही है, कितना ज्यादा रियल होगा। तो इसके बाद इसमें भी, यानी कि जो इसमें थोड़ी सी हमें रियलिस्टिक व्यू मिली। देखिएगा जब हमने कैबिनेट प्रोजेक्शन को, जब हमने चौड़ाई को आधा किया तो इसमें हमें थोड़ी बहुत रियलिस्टिक व्यू मिली है। इसके बाद इसका तीसरा जब हमने एक क्या किया, इसमें तीसरा जब हमने क्या किया, इसकी जो एक विमा को हमने 3/4 यानी कि 75% रखा। कहने का मतलब ये चाहते हैं कि तीसरा जो प्रोजेक्शन है क्लियोग्राफिक प्रोजेक्शन, इस प्रोजेक्शन में क्या किया गया, ध्यान से समझिएगा। इस प्रोजेक्शन में जो प्रक्षेप रेखा यानी कि जो प्रोजेक्शन लाइन है, प्रक्षेप तल के साथ 30 डिग्री या 45 डिग्री किसी भी एंगल पे रखा गया। इसमें कैबिनेट में और कैविलियर में 45 डिग्री में रखा गया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या गया कि जो चौड़ाई है उसको 3/4 यानी 0.75 कर दिया गया उसकी लंबाई और चौड़ाई से, और लंबाई और चौड़ाई को एक समान रखा गया। मतलब ये लंबाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ठीक है। इसको 1 रखा गया, इसको 1 रखा गया, तो इसको 3/4 कर दिया गया यानी 0.75। या इसको ऐसे भी आपका एग्जाम में आ सकता है 3/4, इसको सिंप्लीफाई कर देगा इस तरह से, 4 मल्टीप्लाई कर देगा इस प्रकार से, ठीक है। तो 4:4:3 ये भी रेशियो आपसे आ सकता है। चलिए पहले रेशियो के बात को हटाइए। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्लियोग्राफिक प्रोजेक्शन में जब हमने चौड़ाई को 3/4 किया, तो जब वो व्यू हमें मिली ना, ये व्यू,
ये व्यू बड़ा ही रियलिस्टिक आई, मतलब कि वाकई जो ऑब्जेक्ट है वैसा ही प्रक्षेप परछाई मिली। तो फुल्ली रियलिस्टिक व्यू हमें इस क्लियोन ग्राफिक प्रोजेक्शन में मिली, इसलिए 3 प्रोजेक्शन में हमने इसको कैटेगराइज किया है। समझ में आया? अब इसकी जो लेंथ है 1 है, इसकी जो हाइट है 1 है, और इसकी जो चौड़ाई हमने कितना रखा 3/4। तो रेशियो आप समझ में आ गया है। अब इसको आप खेला कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके, या तो ये भी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है भाई। यहाँ पे सीधा सी बात है, आपको इसको 12 किया जा सकता है, इसको आपको 12 कर दिया जाएगा और इसको 9 कर दिया जाएगा, तो ये भी सही होगा। क्यों? देखिए इसका जब आप रेशियो निकालेंगे 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 तिया 9, वही रेशियो आया। या फिर आप 4 से उसको डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या आएगा 1:1:3/4, है ना। लेकिन ये क्या है, ये आपका लेंथ है, ये आपका ऊंचाई है और ये चौड़ाई है। तो लेंथ ऊंचाई दोनों तीनों प्रोजेक्शन में समान होगी, चौड़ाई का केवल खेल होगा। तो अब आपको तीनों प्रोजेक्शन समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। अब आइए इसको हम लोग यहाँ पे नोट में एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं, जो मेन पॉइंट हमें पढ़ना है। सबसे पहले कैविलियर प्रोजेक्शन आपका हो, ठीक है, या फिर आपका कैबिनेट प्रोजेक्शन हो, ठीक है, या फिर आपका क्लियोन ग्राफिक प्रोजेक्शन, ये तीनों क्या है? आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। अगर ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, सॉरी, ये क्या है? आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन है। ये क्या है? आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन है। याद कर लीजिए, क्लास में सब चीज मैं आपको याद करवा रहा हूं इतनी बारे में बोल करके। ऑब्लिक प्रोजेक्शन है, इसका मतलब एक जो विमा है, एक जो डायमेंशन है, वो क्या होगी? क्षैतिज के समानांतर होगी, ठीक है। और एक जो विमा है वो 36 के परपेंडिकुलर होगी, और एक जो विमा है 36 के 30 डिग्री पे या फिर 45 डिग्री पे। तो जो कैविलियर प्रोजेक्शन जो बनेगा आपका, वो आपका कैविलियर और कैबिनेट 45 डिग्री पे बनेगा, और जो क्लियोन ग्राफिक में जिसमें रियलिस्टिक व्यू मिलती है वो आपका 30 डिग्री पे भी हो सकता है और 45 डिग्री पे भी हो सकता है। चलिए इसको रिवीजन कर लेते हैं हम लोग एक बार। कैविलियर प्रोजेक्शन में हमने आपको ये बताया, इसमें जो प्रक्षेप रेखा होती है वो 45 डिग्री का कोण बनाएगी प्रक्षेप तल से। इसमें जो रेशियो होगा वो लेंथ, विड्थ और ऊंचाई की क्या होगी? तीनों एक समान, यानी रेशियो 1:1। इसलिए फुल स्केल या फिर फुल साइज किसमें मिलेगा? कैविलियर प्रोजेक्शन में। नेक्स्ट, कैबिनेट प्रोजेक्शन। कैबिनेट प्रोजेक्शन में हमने ये देखा कि इसमें जो प्रोजेक्शन लाइन है प्रक्षेप तल से कितने डिग्री का कोण? 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसमें जो रेशियो होगा लेंथ, ब्रीथ और ऊंचाई की कितनी होगी? 1:1/2। चौड़ाई क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। बाकी इसको सिंप्लीफाई करके मैंने बतला दिया। और इसमें क्या मिलेगा? हाफ साइज, या फिर इसको आप बोलेंगे हाफ स्केल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ स्केल ये पूछा गया, ठीक है। हाफ स्केल, फुल स्केल किसमें मिलेगा? कैविलियर में और कैबिनेट में हाफ स्केल। क्लियोन ग्राफिक, अच्छा इसमें क्या है? रियलिस्टिक व्यू किसमें मिलेगी? तो क्लियोन ग्राफिक प्रोजेक्शन में फुल्ली रियलिस्टिक व्यू मिलेगी। इसमें प्रक्षेप रेखा प्रक्षेप तल से 30 डिग्री और 45 डिग्री किसी में भी आप रख सकते हैं, सॉरी। और जो इसमें जो रेशियो होगा लेंथ, ब्रीथ और जो ऊंचाई की 1:3:4 या 1, यानी इसमें जो लंबाई होगी और जो ऊंचाई होगी, ये लंबाई हो गई, ये जो है आपकी ऊंचाई हो गई, ये समान होगी, और जो चौड़ाई है वो उसका 3/4, किसका? लेंथ और ऊंचाई का। क्लियर है? अब यहां पे देखिएगा एक लाइन में, अब एक चीज समझिएगा भाई। 3 प्रोजेक्शन यहाँ, ये जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये सब क्वेश्चन अगर आएगा तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ही कर पाएंगे, ठीक है। आपने ऑब्लिक प्रोजेक्शन में 3 प्रोजेक्शन पढ़ लिया है ना। आपने ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या पढ़ लिया सर? आपने ऑब्लिक प्रोजेक्शन में 3 प्रोजेक्शन पढ़ लिया है। एक आपका कैविलियर प्रोजेक्शन आपने पढ़ लिया, दूसरे में आपने कैबिनेट प्रोजेक्शन पढ़ लिया है, और तीसरा में आपने क्लियोन ग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ लिया है ना। आपने क्या पढ़ लिया? क्लियोन ग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ लिया। समझिएगा, कैविलियर प्रोजेक्शन में आपने जो रेशियो देखा 1:1:1 का। अब यहां मैं रेशियो लिख दे रहा हूं, ये किसका है? लेंथ का है। बीच में मैं चौड़ाई रख रहा हूं, हाइट इधर रख रहा हूं। चलिए अब इसके बाद अगर आप यहां पे बात करें तो कैबिनेट में आपने क्या देखा? 1:1/2, ये हो गया आपका 1। और क्लियोन में क्या है? आपका लेंथ 1:2 है, तो ये आपका 3/4 हो गया, और ये आपका 1 हो गया। अब एक बात बतलाइएगा, इन तीनों ऑब्लिक प्रोजेक्शन में, या तो कैविलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन हो, या कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन हो, या क्लियोन ग्राफिक ऑब्लिक प्रोजेक्शन हो, अगर मैं यहां पे बात करूं तो जो आपकी चौड़ाई है, तो चौड़ाई या तो लंबाई ऊंचाई के समान होगी या उससे छोटी होगी। क्या कभी बड़ी हो सकती है? तो यहीं पे आप देखिए, क्या बड़ी आपको दिख रही है? अगर आप यहां देखेंगे तो ये 1 है, लंबाई भी 1 है, ऊंचाई भी 1 है, समान हो गई। लेकिन इस केस में आधा हो गया आपकी चौड़ाई, लंबाई 1 है, लंबाई 1 है। यहां पे आप देखेंगे तो 3/4 हो गया आपकी चौड़ाई। तो यानी जो आपकी चौड़ाई होती है ऑब्लिक प्रोजेक्शन के तीनों टाइप्स में, चौड़ाई लंबाई के क्या हो सकती है भाई? लंबाई के समान, इक्वल हो सकती है,
और किसके, ऊंचाई के समान हो सकती है या फिर छोटा हो सकता है, ठीक है ना। ये तो या तो 1 होगा या 1/2 होगा या 3/4 होगा। ये क्या होगा आपका 1 ही रहेगा, ऊंचाई भी 1 ही रहेगा तीनों प्रोजेक्शन में। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, देखिएगा इस अंतिम पॉइंट में। और ये बहुत आत्मा वाली बातें हो गई यहाँ पे कि जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन में प्रक्षेप की जो चौड़ाई होती है ना। ऑब्लिक प्रोजेक्शन तीनों टाइप में जो आपने जो देखा है, इसमें जो चौड़ाई है, लंबाई और ऊंचाई या फिर आप गहराई बोल सकते हैं या मोटाई भी बोल सकते हैं, उसके क्या होगी, या तो बराबर होगी या फिर छोटी हो सकती है, बड़ी नहीं हो सकती है। क्या पिक्टोरियल प्रोजेक्शन का जो एक आपने ऑब्लिक प्रोजेक्शन जो खत्म किया है, कहीं भी एक सिंगल डाउट बचा आपका, नहीं बचा होगा। आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई डाउट बचा होगा। चलिए अब आपने क्या पढ़ लिया है और आगे अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, समझिए उसको एक एक करके। देखिए सर, आपने कंप्लीट कर लिया है पिक्टोरियल, ये तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है भाई, ठीक है, स्वाहा कर दिया। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन में हाथ लगाया हमने, इसमें हम लोगों ने ऑब्लिक प्रोजेक्शन को पूरे अच्छे तरह से खत्म कर लिया। ये अब ऊपर लेवल पे जाके हमने खत्म किया, ठीक है ना। ऑब्लिक प्रोजेक्शन ही केवल पढ़ना था, लेकिन इसके हमने तीनों टाइप्स को पढ़ लिया। मैंने कहा ना, जो पढ़ाएंगे आपकी एग्जामिनेशन की जो डिमांड, उससे ऊपर जाके पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिटेल इसको पढ़ लेंगे आज ही, उसके बाद ये भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। जितना नीड नहीं है उससे भी ज्यादा हम लोग देख लेंगे। यानी अब इसको पढ़ेंगे, कल इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए, यानी अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। यानी क्या देखने वाले हैं, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आपने क्या देखा, 3। देखिए एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन जब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन में 3 प्रोजेक्शन है। एक है आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट आइसोमेट्रिक से क्वेश्चन बनता है, एक होगा आपका डायमेट्रिक प्रोजेक्शन और एक बनेगा आपका ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा इसको, तो बहुत आराम से आप चीजों को समझ पाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन को। अब एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन यानी कि हिंदी में हम इसे कहेंगे अक्ष परिमाण प्रक्षेप। ये क्या होता है समझिए इसको पहले, क्या यहाँ लिखा गया, पहले इसको पढ़ेंगे फिर समझेंगे। इस प्रोजेक्शन में क्या होता है, देखिए आपने पढ़ा क्या, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, समझते चलिए भाई साहब। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन आपने ये देखा कि हम इस प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, जो भी प्रक्षेप बनाएंगे, जो भी ड्राइंग बनाएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होगी यहाँ पे, वो 3D में बनाई जाएगी। 3D में बनाई जाएगी यानी कि तीनों विमाएं, एक्स विमाएं, वाई विमाएं और जेड विमाएं, एक ही तल में हम इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, एक ही फिगर में संपूर्ण आकृति को बना पाएंगे। तो इसमें हमने 3 प्रकार के प्रोजेक्शन देखने हैं, एक है ऑब्लिक प्रोजेक्शन, एक है आपका एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन और एक है आपका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। उसमें हमने ऑब्लिक प्रोजेक्शन पढ़ लिया। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में हमने ये पढ़ लिया कि ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या है भाई, 3D में बनाया जाएगा क्योंकि ये पिक्टोरियल का पार्ट है। इसमें हमने ये देखा कि इसकी जो एक विमा है वो तल के क्या होगी, समानांतर होगी, तल के समानांतर होगी। एक क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और एक क्या होगी आपकी 30 डिग्री पे होगी या फिर 45 डिग्री पे होगी। तो जब हमने इसको देखा तो इसमें हमें जो व्यू आ रहा था, प्रक्षेप जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो प्रक्षेप बन रहा था वो व्यू जो था ना, बहुत एक्यूरेट नहीं आ पा रहा था। कैसे नहीं आ पा रहा था, जब हमने तीनों विमा को एक समान रखा था, यानी लेंथ ब्रेथ ऊंचाई को नहीं आया, फिर हमने आधा किया, फिर 3/4 किया, तब रियलिस्टिक व्यू आ गई, ठीक है। तो अब इसी में हमने क्या किया, एक एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन की बात करनी है इसमें, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन में ही। तो इसमें क्या लिखा गया है, चलिए पढ़ते हैं। इस प्रक्षेप में वस्तु को क्या किया जाता है, देखिए ये एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या है, पहले पढ़ लीजिए फिर मैं बताता हूं। प्रक्षेप तल के साथ कुछ कोण में रखा जाता है, उसे प्राप्त प्रक्षेप को क्या होता है, देखिए होगा क्या यहाँ पे, जैसे सबसे पहले एक हम लोग क्या कर रहे हैं, तल बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये आपका बन गया प्रक्षेप तल। समझिएगा भाई अच्छे से, प्रक्षेप तल प्रैक्टिकली समझिएगा, मैंने पूरी कोशिश की है प्रैक्टिकली चीजों को समझाऊं आपको। तो इसमें क्या, कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, जैसे कि मैं एक क्यूब ही रख रहा हूं, ठीक है, मैं एक क्यूब रख रहा हूं, मैं एक क्यूब को रख रहा हूं, ठीक है ना, मैं एक क्यूब को रख रहा हूं। तो ये जो क्यूब मैंने रखा है ना, इस तल के साथ, यानी ये जो आप तल देख रहे हैं येलो कलर का जो मैं बना रहा हूं, ये क्या है, एक प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, यहीं पर परछाई बनेगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट को मैं रखूंगा इस प्रक्षेप तल के साथ, कुछ सर्टेन एंगल पे रखूंगा, अलग अलग एंगल पे रखूंगा। तो अलग अलग एंगल पे रखने के बाद जो प्रोजेक्शन बन रही है, यानी ये जो आपको प्रक्षेप देखने को जो मिलेगी, वो अलग अलग प्रक्षेप मिलेगी। क्योंकि मैं अगर जैसे कि यहां पे क्या किया भाई, देखिए यहां मान के चलता मैंने कोई एक थीटा एंगल पे रखा हूं, एक और मैंने तल बना दिया है। अब यहां पे मैंने जो है एक
सर्टेन एंगल पे मैं यहाँ पे बना के रख दूंगा क्यूब को, ठीक है। ये एक सर्टेन एंगल पे मैंने रख दिया है, ये θ1 पे, तो एक अलग सा प्रक्षेप यहाँ बनेगा। तो ये जो बन रहा ना प्रक्षेपण अलग अलग बन रहा, किस कारण? जो आपने झुकाव, ऑब्जेक्ट का जो झुकाव है वो अलग अलग कर दिया, एंगल आपने अलग अलग कर दिया। तो इस दौरान जो प्रोजेक्शन बनता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब पढ़िए इस लाइन को, तब अब आपको समझ में आएगा अच्छा से, ठीक है। अब पढ़िए इस लाइन को अच्छे से, ईमानदारी पूर्वक, दिमाग को शांत करके। इस प्रक्षेप में यानी इस प्रोजेक्शन में वस्तु को क्या किया जाएगा? प्रक्षेप तल के साथ, ठीक है ना। ये आपका प्रक्षेप तल है, तो यहां मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है ये आपका, तो इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट को इस प्रक्षेप तल के साथ, ठीक है ना, अलग अलग एंगल में, देखिएगा मैं यहां लिखा हूं, प्रक्षेप तल के साथ कुछ कोण में रखा जाता है, ठीक है ना, कुछ कोण में रखा जाता है। जैसे आप यहां देखिएगा तो ये आपका एक सर्टेन एंगल पे, थीटा एंगल पे रखा गया है, तो कुछ कोण में रखा जाता है, उससे प्राप्त जो प्रक्षेप होगा उसको एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहेंगे। अब जो अलग अलग एंगल पे रखेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट का झुकाव होगा। भाई झुकाव मतलब क्या है? अगर मैं बताऊं, जैसे कि आपका हॉरिजेंटल, एक बार हमने ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसी ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से रख रहा हूं थीटा एंगल पे। अब इसी ऑब्जेक्ट को मैंने, देखिए, अब इस प्रकार से रख दिया, ये आपका θ1 हो गया। तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया? 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा क्या हो गया? मान के चलते 45 डिग्री। यहाँ पे क्या हो गया? थीटा 60 डिग्री। तो इसको जब आप यहाँ से लाइट करिएगा और जब यहाँ प्रक्षेप तल पे इसका जो प्रोजेक्शन ऐसे बनेगा, आप जब यहाँ से लाइट मारिएगा तो इसका जो प्रोजेक्शन इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ से जब लाइट आएगा तो इसका प्रक्षेप ये भाई इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए तीनों प्रक्षेप अलग अलग बन रहा है कि नहीं बन रहा? तीनों प्रक्षेप अलग अलग बन रहा है। तो अलग अलग प्रक्षेप बन रहा है किस कारण? आपने थीटा चेंज कर दिया, यानी आपने क्या किया? झुकाव अलग कर दिया गया, बस यही बात है। तो इसी झुकाव के बेसिस पे कितना एंगल पे आप रखेंगे तो क्या प्रोजेक्शन बनेगा, उसके 3 टाइप्स होंगे एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन के। एक मैंने अभी बताया आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा आप पढ़ेंगे डायमेट्रिक प्रोजेक्शन, आगे आपको मिलेगा, और आगे मिलेगा आपको ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है। चलिए अब समझ में आ गया आपको, चलिए ठीक है भाई। एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या है सर, अब आपको दिमाग में बैठ गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बनेगा, जिस प्रकार से ऑब्लिक प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंट था। तो चलिए यहां लिखा हूं मैंने टाइप्स एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन के। वस्तु के झुकाव के आधार पर, समझ में आ रहा, थीटा अलग अलग करेंगे तो उस आधार पर अलग प्रोजेक्शन बनेगा। तो एक जो प्रोजेक्शन बन रहा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, यानी कि समपरिमाण प्रोजेक्शन। तोड़िए, आइसोमेट्रिक हो आइसो प्लस मैट्रिक। आइसो मतलब क्या होता है? इक्वल। मैट्रिक मतलब क्या हो गया? मेजरमेंट, यानी क्या है? सममितीय मापनी इसको कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे? सममितीय मापनी। यानी क्या होगा? जो माप होगा यानी जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा? इक्वल मेजरमेंट यहां पे लिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। अब आइए पहले इस फिगर को, आइए इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। देखिए ये आपका एक एक्सिस को रिप्रेजेंट किया गया यहां से, ठीक है ना। ये आपका कोई एक एक्सिस है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए तो इस एक्सिस से एक कोई थीटा एंगल पे इस ऑब्जेक्ट को रखा गया है। इधर से भी आपका एक कोई एक थीटा एंगल होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे 1 नंबर इसको लिख दिया हूं मैंने, ठीक है। इसको मैंने 2 नंबर लिख दिया है, और इसको मैंने 3 नंबर लिख दिया। अब सबसे पहले समझिए तीसरे को सममितीय अक्ष किसको कहा जा रहा। तो देखिए ये जो लाइन मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये लाइन और एक ये लाइन हो गया, और ये जो एक ये लाइन है, इसे क्या कहा गया है? सममितीय अक्ष कहा गया। देखिए यहाँ पे तीनों को लाकर एरो को यहाँ, इसे हम क्या कहेंगे? सममितीय अक्ष, यानी कि आइसोमेट्रिक एक्सिस, ठीक है ना। आइसोमेट्रिक एक्सिस कहेंगे इसको, यानी ये क्या है? अक्ष है। क्लियर है भाई? तो अब ये 3 एक्सिस हो गया। ये आप मान लीजिए एक्स एक्सिस हो गया, ये आप वाई एक्सिस मान लीजिए इसको, और ये इसको आप जेड एक्सिस मान लीजिए। या फिर इस ऑब्जेक्ट की ये आपकी क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट की, है ना। तो सममितीय अक्ष समझ में आया कि नहीं आया सर? अब आइए सममितीय तल। तो ये जो येलो कलर से पूरा दिखाया गया है, ये जो येलो कलर से दिखाया गया है, ये क्या है? आपका सममितीय अक्ष, सॉरी तल है। ये क्या है? आपका तल है। ये क्या है? आपका सममितीय तल है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, आइसोमेट्रिक प्लेन है, सॉरी आइसोमेट्रिक प्लेन है। और यहां जो ये जो रेखा है, ये क्या हो गई? आपकी रेखा है, यानी कि ये क्या है? सममितीय रेखा, यानी कि आइसोमेट्रिक लाइन है। क्या कोई समझ में दिक्कत आ रही है आपको? यहाँ पे हमने एक चीज आपको रिप्रेजेंट किया, सममितीय अक्ष यानी एक्सिस को बताया है। एक हमने सममितीय तल हो गया, ये आपका तल है, ठीक है, 2, और ये हो गया आपका 3। ये क्या हो गया? आपका सममितीय तल हो गया।
नेक्स्ट तल मैं लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 से कंफ्यूज हो जाइएगा, 1 2 3 यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो गया आपका तल, ये हो गया आपका तल, ये हो गया आपका तल, ये हो गया सममितीय तल। और ये जो आपको दिख रहा है, इसको मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, ये हो गया सममितीय रेखा यानी आइसोमेट्रिक लाइन। चलिए इसको समझना जरूरी है। अब आइए पहले आइसोमेट्रिक का मैंने मीनिंग समझा दिया, इक्वल मेजरमेंट, आइसो बोले तो इक्वल, मैट्रिक बोले तो मेजरमेंट यानी कि सममितीय मापनी। अब आइए आगे बढ़िए। चलिए इसमें हम ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, घन को लेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा घन रहेगा ऑब्जेक्ट यानी कि क्यूब रहेगा। क्या रहेगा सर, क्यूब रहेगा। इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा मैं पढ़ा रहा हूं या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को। इसमें क्या किया जाएगा, घन के तीनों अक्ष को, तीनों अक्ष देखिए ये आपका तीनों अक्ष है, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस। आप इसको चौड़ाई बोल दिए हैं, किसको चौड़ाई बोले सर, इसको, ठीक है। इसको आपने चौड़ाई बोल दिया है, इसको आपने लंबाई बोल दिया है, ठीक है। और इसको आपने क्या बोल दिया है, ऊंचाई बोल दिया, ठीक है। इसको आपने हाइट बोल दिया, देखिएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या लिखा होता है इसमें, घन के तीनों अक्ष, तीनों अक्ष, तीनों अक्ष, ठीक है ना। क्या है, तीनों अक्ष, ये तीनों अक्ष एक्स वाई जेड प्लेन के साथ, यानी प्लेन के साथ मतलब समझिए, ये जो आपका एक यहां पे क्या बनेगा भाई, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बनेगा, जहां पे परछाई बनेगी। तो प्लेन के साथ ये अक्ष, एक ये वाला अक्ष हो गया, अक्ष हो गया, ये अक्ष हो गया, ये अक्ष हो गया, ठीक है। प्लेन के साथ समान कोण बनाती है, क्या बनाएगी, समान कोण बनाएगी, ठीक है। और घन के तीनों अक्ष या बोल सकते हैं भुजा की लंबाई क्या होगी, समान होगी। अब इस फिगर को देखिए, सबसे पहले यहां आपको मैंने ये बोला जो तीनों अक्ष है, घन के जो तीनों अक्ष है, ठीक है। इसमें जो मैंने बोला घन के जो तीनों अक्ष हैं, तीनों अक्ष क्या बना रहे हैं, आपको समान कोण में बनाए जा रहे हैं। तो देखिए यहां आप जब देखेंगे, ये जो अब ये आपको मैंने क्या बोला, अक्ष हो गया, ठीक है ना। ये क्या है आपका अक्ष है, ये भी क्या हो गया, या तो सममितीय रेखा बोलिए या अक्ष, इसको भी आप बोल सकते हैं ना भाई, एक्स एक्सिस, इसको भी बोल सकते हैं वाई एक्सिस। और ये हो गया आपका क्या, अंदर से जाएगा तो वो जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये जो आपका एंगल बनाएगा, देखिए समान एंगल बनाएगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। लेकिन जब बात किया जाएगा 36 से, तो 36 से ये कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री। कौन, ये जो चौड़ाई हो गया, और ये जो लंबाई है वो कितना बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा। और ये जो ऊंचाई है ये क्या बना रहा है आपका, 90 डिग्री बना रहा है। नहीं आया होगा समझ में, कोई बात नहीं, इसको अलग से फिगर में मैंने आपको दिखाया। देखिए यहाँ पे ये जो आपकी चौड़ाई है ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की जो ये चौड़ाई है और ये ऑब्जेक्ट की जो लंबाई है, इस क्षैतिज रेखा से कितने एंगल पे होगी, आइसोमेट्रिक में 30 डिग्री के एंगल पे होगी। कितनी होगी, 30 डिग्री के एंगल पे होगी। लेकिन जो ऑब्जेक्ट की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 36 से 90 डिग्री पे होगी। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। लेकिन यहां मैंने आपको क्या बताया कि जो अक्ष होगी, ये जो अक्ष होगी, ये तीनों अक्ष क्या होगी, समान, एक समान होगी। यानी जो अल्फा है, यानी ये जो अल्फा हो गया, ये गामा यानी कि ये जो गामा हो गया, और ये जो बीटा यानी कि ये जो बीटा, ये तीनों क्या होगी, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा। और ये कितना होता है आपका, 120 डिग्री होता है। तो इसमें घन के, देखिएगा, इसमें घन के तीनों अक्ष तल के साथ समान कोण बनाती है। देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, तल है, यानी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है ये, ठीक है ना। अब ये तल के साथ क्या कर रहा है, ये जो अक्ष हो गया या फिर ये अक्ष हो गया, ये अक्ष तल के साथ, याद रखिएगा तल के साथ, ना कि ये क्षैतिज के साथ। ये क्षैतिज रेखा भाई, ये क्षैतिज रेखा के साथ कितना बनाएगी, 30 डिग्री बनाएगी। इधर भी 30 डिग्री होगा, और ऊंचाई क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। लेकिन इस तल के साथ क्या होगी, एक समान एंगल बनाएगी। ये जो एंगल बनेगा वो एक समान बनेगा, कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। समझे, जैसे ये कहना चाह रहे हैं आपको कि ये जो आप फिगर देखे हैं, ठीक है, तो ये जो मैंने बनाया है, ये आपका एक तल बनाया। तो इस तल के साथ ये जो बन रहा है, ठीक है, ये तल बन रहा है, या ये एक्सिस ले लीजिए, ये एक्सिस ले लीजिए, ये एंगल जो होगा अल्फा बीटा गामा, ये क्या होगा, इक्वल होगा अल्फा बीटा गामा। और ये कितना होगा, 120 डिग्री होगा। लेकिन इसमें जब हम एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, ठीक है, तो ये कितना एंगल पे होगा, ये ऑब्जेक्ट की ये चौड़ाई 30 डिग्री पे होगी, और ये लंबाई 30 डिग्री पे होगी, और ये जो आपकी ऊंचाई है ये कितने डिग्री पे होगी, 90 डिग्री पे होगी। तो ये हो गया आपकी चौड़ाई, ये हो गया आपकी ऊंचाई, और ये क्या हो गया आपकी लंबाई। यही मैं यहाँ पे बतलाया हूं, और इसको मैंने यहाँ बहुत बखूबी से लिख भी दिया हूं। देखिएगा, फिर से पढ़िए। इसमें घन के तीनों अक्ष प्लेन के साथ
देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप इसको समझिएगा कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आपसे क्या पूछा गया है, प्लेन के साथ, तल के साथ, है ना, ये रहा आपका तल, ये क्या है आपका भाई तल है, मैं इसको दिखा रहा हूं अच्छे से, ये हो गया आपका तल, ये जो येलो कलर से दिखाया गया है ये हो गया आपका पूरा का पूरा तल। तो इस तल के साथ, ठीक है ना, इस तल के साथ आपका जो एंगल बनेगा आइसोमेट्रिक व्यू में एक समान एंगल बनेगा, कितना, जैसे ये देखिएगा, ये हो गया, ये हो गया, या ये एक्स ले लीजिए, ये अक्स ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये जो बनेगा अल्फा बीटा गामा, ये तल के साथ क्या बनेगा, एक समान 120 डिग्री। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए क्षैतिज के साथ, इसकी जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई जो होगी कितने डिग्री पे होगी, 30 डिग्री पे, ऊंचाई कितने पे होगी, 90 डिग्री पे होगी, और जो लंबाई है, ये जो लंबाई आप देख रहे हैं ये भी कितना होगा, 30 डिग्री पे होगा। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, यही पूछेगा ही आइसोमेट्रिक व्यू में, इसीलिए मैं बार बार जोड़ यहां दे रहा हूं। तो जो तीन अक्ष है तल के साथ क्या होगी, एक समान कोण बनाएगी, ठीक है ना, एक समान कोण बनाते हैं, और घन के तीनों अक्ष और जो भुजा की लंबाई है वो भी एक समान होती है। अब अगला पॉइंट समझिए, ठीक है ना, इसको अब अगला पॉइंट को समझिएगा अच्छे से, ठीक है, इसको हटाइए यहां से, अब इसको समझिएगा। अब यहां पे एक पॉइंट आपको मिला है क्या, कि जो भुजा है, भुजा की लंबाई समान होती, इसको आप समझिएगा, इसको मैं समझाना चाह रहा हूं, देखिएगा। अब जैसे कि यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया गया है ए पॉइंट, ठीक है, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका एक्स, ठीक है, एक्स हो गया, ये हो गया आपका ए वाई हो गया, और ये जे जेड हो गया। तो ये जो आपका ए एक्स हो गया, और ये जो ए वाई हो गया, और ये जो ए जेड है, ये क्या होगा आपका, इक्वल होगा, ठीक है, ये क्या होगा आपका, ए जेड इक्वल होगा। यहाँ देखिए मैंने लिख दिया ए एक्स इक्वल्स टू ए वाई इक्वल्स टू ए जेड होगा, और जो आपकी अल्फा और आपका बीटा और ये जो गामा वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा। अल्फा बीटा गामा क्या है, तो प्रक्षेप तल के साथ बनाया गया एंगल है ऑब्जेक्ट का, अक्ष का, और ये 30 डिग्री क्या बताया गया है, क्षैतिज के साथ चौड़ाई का, लंबाई का, और ऊंचाई, ऊंचाई क्या बनाएगा भाई, 90 डिग्री बनाएगा, क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो अब यहां आगे बढ़िए, इस पॉइंट को पढ़िए, देखिए इसमें तीन कोण क्या होंगे, तीनों कोण क्या होंगे भाई, समान होंगे, अल्फा बीटा गामा, आइसोमेट्रिक में तीनों समान होंगे, आगे में देखिएगा समान नहीं होगा, ठीक है, और तीनों भुजा भी क्या होगी, इसमें समान होगी, ए एक्स इक्वल्स टू ए वाई इक्वल्स टू ए जेड, तीनों समान होगी। इस प्रक्षेप में वस्तु जो होती है क्षैतिज से लंबाई, देखिए यहाँ पे यही पॉइंट यहाँ देखिए लिख दिया गया है कि इस प्रक्षेप में जो वस्तु है क्षैतिज से, यानी ये क्षैतिज जो आप देख रहे हैं, क्षैतिज से जो आपकी लंबाई है और जो चौड़ाई वो कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे, यानी ये जो आपकी चौड़ाई हो गई और ये जो आपकी लंबाई है ये कितने डिग्री पे दिखाया गया, तो 30 डिग्री पे, कितना है, तो 30 डिग्री पे, ठीक है, 30 डिग्री के कोण पर, तथा ऊंचाई की जो विमाई है वो 90 डिग्री पे। तो आप देख सकते हैं ये जो ऊंचाई है ये कितने हैं, 90 डिग्री पे, है ना, ये जो आपकी ऊंचाई है ये कितने हैं, तो 90 डिग्री पे है, ठीक है, कोई दिक्कत, होप सो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फिगर को हम लोग मिटा देंगे तो और ज़्यादा अच्छे से आपको यहाँ पे क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। देखिए जो भी चीज़ें पढ़े उसको फिर से रिकॉल कर रहे हैं, क्या हमने पढ़ा, देखिए इस लाइन को फिर से पढ़िए, यहाँ लिखा गया है इस प्रक्षेप में वस्तु जो है क्षैतिज से लंबाई और क्षैतिज से, वस्तु की जो लंबाई और चौड़ाई जो है क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर, है ना, यानी इस प्रोजेक्शन में, यानी कौन से प्रोजेक्शन में, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो वस्तु की लंबाई है और जो चौड़ाई है क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पे, तो देखिए नहीं है भाई, ये क्या है, चौड़ाई है, ये क्या है, लंबाई है, ये क्या है आपका क्षैतिज रेखा है, इसे कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल, और आगे बढ़िए 30 डिग्री के कोण पर, तथा ऊंचाई की विमाई 90 डिग्री के कोण पर, तो ये क्या है आपकी ऊंचाई है, तो ये कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे इस फिगर को देखिए, यहाँ पे वही मैंने दिखा दिया साफ साफ, ये हो गया आपकी क्षैतिज रेखा, ठीक है, ये हो गया आपकी चौड़ाई, ये हो गई आपकी इसकी लंबाई, और ये हो गई आपकी ऊंचाई। अगर ऊंचाई देखिए तो 90 डिग्री पे है, चौड़ाई देखिएगा तो 30 डिग्री पे है, लंबाई भी 30 डिग्री पे है, वही बात यहाँ लिखी गई है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आपका एग्जाम में पूछता है, देखिए जो सममितीय मापनी है, यानी जो आइसोमेट्रिक जो मेजरमेंट आएगा वो, ठीक है ना, यानी जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो आइसोमेट्रिक आप जो माप लेंगे जो ऑब्जेक्ट की जो वास्तविक जो लंबाई होगी या फिर उसकी जो वास्तविक जो माप होती है ना, उससे हम लोग क्या लेते हैं, छोटा लेते हैं। कहना क्या चाहते हैं सर आप, देखिए कहना हम क्या चाहते हैं, जैसे कि ये आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो अगर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम लोग कर रहे हैं तो इसका जो हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो माप लेंगे, मेजरमेंट जो लेंगे, इसकी जो माप होगी उससे हम लोग छोटा लेते हैं।
यानी अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसका हम लोग कुछ छोटा माप लेंगे, और इसकी चौड़ाई अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी हम लोग कुछ छोटा लेंगे। थिकनेस अगर जैसे दिखाया गया तो थिकनेस जो होगा ये भी अगर 4 सेंटीमीटर है तो इससे हम लोग कुछ छोटा 3 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर लेंगे। अब ऐसा क्यों लेते हैं, देखिए ये पूछता है एग्जाम में कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो आइसोमेट्रिक मेजरमेंट होता है, यानी कि आपकी जो सममितीय प्रोजेक्शन में जो सममितीय मापनी जो होता है वास्तविक से छोटा होता है या बड़ा होता है, तो छोटा होता है। हम लोग छोटा क्यों लेते हैं, छोटा इसलिए होता है, अगर छोटा हम लोग नहीं लेते हैं, सेम साइज का अगर ले लेते हैं मेजरमेंट, तो वास्तविक लंबाई जो होगी ना, अगर वास्तविक लंबाई अगर हम लोग लेंगे ना, तो जो प्रक्षेप जो बनेगा उसका जब हम लोग रेशियो निकालेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट की जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है उससे 18.4% या 22.5% वो प्रक्षेप बड़ा बन जाता है। इसीलिए मतलब अब इसलिए क्यों ले रहे हैं ना, इसको भी समझिए। जैसे कि मान लीजिए हमने 10 सेंटीमीटर का ये लाइन खींचा, ठीक है। अब इसी 10 सेंटीमीटर लाइन के ऊपर हमने एक और लाइन खींच दिया, ये ठीक है, ये हमने 4 सेंटीमीटर खींच दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो 4 सेंटीमीटर खींचा, तो ये जो पॉइंट हो गया ना, ये 10 सेंटीमीटर तो नहीं रहा, अब ये क्या हो गया आपका, कुछ 9.8 सेंटीमीटर ही रहा, क्योंकि ये इसके ऊपर अब ये आप 4 सेंटीमीटर काउंट कर लिए हैं, हुआ ना भाई। अब उसी प्रकार अगर जब 3D व्यू बनाएंगे आप इस प्रकार से, ये चौड़ाई के ऊपर देखिए ये भी आ गया, ये वाला को ये मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर हो, तो ये वाला पॉइंट इतना तो चला गया, तो ये कितना दिखेगा 1.8 सेंटीमीटर है, इसलिए हम लोग छोटा लेते हैं। समझ में आया कि नहीं, आप बताइए। अब इससे ज्यादा मैं एग्जांपल प्रैक्टिकल नहीं दे सकता हूं भाई, तो चलिए पहले इसको हम लोग साफ करते हैं। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार हमको इसको रिवीजन करवाना है। चलिए इसको हम लोग रिवीजन करते हैं अच्छे से, पूरा चीज को याद कर लीजिए। अब इसके बाद डायमेट्रिक ट्राइमेट्रिक में जान नहीं है भाई, अगर आप इसको समझ लिए तो है, और यहां से एकदम क्वेश्चन बनेगा आपका। देखिए एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन में मैंने ये बताया क्या कि इसमें जो वस्तु होता है प्रक्षेप तल के साथ कई सारे एंगल पे हम लोग इसको रखते हैं, उसको हम लोग एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहते हैं। जिसमें हमने एक देखा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, यानी कि समपरिमाण प्रोजेक्शन, यानी इसका मतलब होता है आइसो इक्वल हो गया, मेट्रिक मतलब मेजरमेंट होता है, यानी सममितीय मापनी जिसको कहेंगे हिंदी में। इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट में ले रहे हैं घन को। अब इसमें क्या कहेंगे, जो प्रक्षेप जो प्लेन है, यानी कि जो तल है, यानी कि जो प्रक्षेप तल है, उसके साथ क्या होगा, एक समान कोण हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, एक समान कोण पे रखते हैं। जैसे कि 120 डिग्री 120 डिग्री पे रखते हैं। कितना डिग्री होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो एक्सिस है तल के साथ कितना एंगल पे, 120 डिग्री पे क्या होता है, एक समान कोण बनाता है। और तीनों अक्ष या फिर जो भुजा की लंबाई क्या होती है, वो एक समान होती है, यानी ये भुजा की लंबाई, ये भुजा की लंबाई और ये भुजा की लंबाई क्या होती है, एक समान होती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। और फिर मैंने बताया इसमें तीनों कोण क्या होती है, समान होती है, और तीनों भुजा भी। इस प्रक्षेप में जो वस्तु है क्षैतिज से लंबाई और चौड़ाई पे कितनी होती है, यानी ये जो क्षैतिज रेखा आप देख रहे हैं, इससे जो इसकी चौड़ाई होगी और इसकी जो लंबाई वो 30 डिग्री पे होगी, और इस क्षैतिज से इसकी जो ऊंचाई है वो 90 डिग्री पे होगी, ठीक है, 90 डिग्री पे होगी। ये आपका फिगर हो गया, क्लियर हो गया भाई। अब एक पॉइंट और यहाँ पे, हाँ ये रहा आपका, ये पॉइंट हमने बताया कि जो हम लोग यहाँ पे आपको मैंने बताया क्या कि जो सममितीय मापनी होती है, यानी जो आइसोमेट्रिक जो मेजरमेंट लेंगे हम लोग, जो ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट का जो मेजरमेंट होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, छोटा लेते हैं। और ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि जो अगर हम लोग एग्जैक्ट ले लेंगे, ठीक है ना, वास्तविक लंबाई ले लेते हैं, तो जो प्रक्षेप आएगा उसका जो अनुपात है 8.4 या 22.5% बड़ा होगा। अब देखिए आप बोलेंगे 2 डाटा सर 18 और 22, तो भाई देखिए 2 डाटा आपके किताब में भी दिया गया है, ऑथेंटिक यही है, लेकिन लोकल पब्लिकेशन में ये भी दे दिया गया, तो आपको डाउट ना आए इसलिए मैंने लिख दिया। बाकी इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन आपका इससे बनेगा, कितना क्या होता है, वास्तविक जो साइज होता है उससे छोटा होता है। सममितीय मापनी क्या होता है आइसोमेट्रिक मेजरमेंट में, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में वो छोटा होता है। समझ में आ गया होगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन अब आपका। चलिए अब दूसरा है आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो दूसरा टाइप है डायमेट्रिक प्रोजेक्शन, यानी कि द्वि समपरिमाण। अब इसको आप आराम से समझ पाएंगे। देखिए इसमें क्या होगा, इस प्रक्षेप में जो वस्तु है यानी जो घन है, इसकी जो 2 अक्ष है प्लेन के साथ समान कोण बनाती है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ भी 110 डिग्री, यहाँ भी 110 डिग्री है ना। मैं दूसरे कलर से दिखाऊं तो यहाँ आप देखिएगा 110 डिग्री, यहाँ पे 110 डिग्री, यानी ये जो आपका प्रक्षेप तल है, प्रक्षेप तल से ये जो एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये जो एक्सिस हो गया, और एक ये एक्सिस हो गया, ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एक समान बनेगा। क्या बनेगा, वो एक समान बनेगा। कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो ये बताइएगा, होप सो कोई दिक्कत नहीं होगा।
मैं और थोड़ा क्लियर कर दूं, आपको समझ में आएगा। देखिए ये आपका क्या है, एक प्रक्षेप तल हो गया, ठीक है, ये प्लेन हो गया, ये आपकी एक एक्सिस हो गई, एक हो गई आपकी ये एक्सिस, ठीक है ना, ये आपको हो गया एक्स, ये हो गया आपका वाई, ये हो गया आपका जेड। तो एक जो एंगल बन रहा है आपका 110 डिग्री, इसमें 110 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं 110 डिग्री याद नहीं करेगा, आइसोमेट्रिक में आप याद रखिएगा 120 डिग्री, क्योंकि भाई तीन एंगल जो होगा, टोटल एंगल कितना होगा 360 डिग्री का होगा, तीन से आप डिवाइड करेगा इक्वल एंगल तो 120 डिग्री ही आएगा, ठीक है ना। इसलिए 120 डिग्री आइसोमेट्रिक में याद करना। इसमें मैंने बस दिखाया है दो एंगल 110 डिग्री 110 डिग्री, तो वही लिखा गया है, और एक देखिए आपका 140 डिग्री है, तो एक एक्सिस क्या होगा, समान नहीं होगा प्रक्षेप तल पे। तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रक्षेप में वस्तु जो है या घन जो है, इसकी जो दो अक्ष है प्लेन के साथ समान कोण बनाती है, तीसरी जो अक्ष है वो समान नहीं होती है। क्लियर है? इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डायमेट्रिक प्रोजेक्शन, क्योंकि इसकी दो अक्ष समान होगी। अगर दो अक्ष समान है तो दो भुजा भी क्या होगी, इसके समान होगी। तो घन की जो है दो भुजा वो समान होती है और तीसरी भुजा समान नहीं होती। देखिए एंगल अल्फा जो हो गया और एंगल बीटा हो गया और जो एंगल गामा हो गया, एक आपका इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना, नॉट इक्वल सी होगा, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू ये होगा। यहाँ मिस्टेक हो गया होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि 140 डिग्री है भाई, ये आपका 110 डिग्री, ये आपका 110 डिग्री, ये हो गया आपका 140 डिग्री। तो इस केस में ए एक्स जो हो गया आपका, ये एक्स हो गया, और ए वाई जो हो गया, यानी ये जो ए वाई हो गया, ये क्या होगा, बराबर होगा ए जेड नॉट इक्वल्स टू होगा, ठीक है। ए जेड क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू होगा, यानी ये जो लंबाई होगी भाई नहीं होगी, क्योंकि एंगल भाई बराबर नहीं है, 140 डिग्री पे है। यानी अगर ये लंबाई इक्वल है तो ये लंबाई देखिए छोटा आपको दिखेगा, है ना, ये देखिए छोटा दिख भी रहा है आपको। तो अगर ये आपका मान के चलते हैं 5 है, तो ये भी आपका 5 होगा, ये आपका 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, जो भी होगा डिफरेंट होगा। लेकिन चलिए, तो यानी आपको यहाँ पे क्या मिल गया, आपको इस डायमेट्रिक में दो इक्वल एक्सिस मिलते हैं और दो इक्वल एंगल मिलते हैं, है ना। दो इक्वल एक्सिस कहने का मतलब कौन सा, एक हो गया ए एक्स हो गया और एक हो गया आपका ए वाई, और ए जेड इक्वल नहीं होता। अब इसको हम हटा दे रहे हैं ताकि इस फिगर को आप क्लियर देखेंगे तब और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब इस फिगर को ध्यान से, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जो दिखेगा, एक एक्सिस ये हो गया, ठीक है, एक एक्सिस ये हो गया आपका और एक एक्सिस ये हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए लिखा है, तो ए वाई जो हो गया, ठीक है, और ए एक्स जो हो गया और ए वाई जो हो गया, ये क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन ए जेड होगा वो इक्वल नहीं होगा। तो एक भुजा देखिए दो इक्वल एक्सिस है, दो एक्सिस इक्वल है, एक नहीं है। दो इक्वल एंगल है, तो देखिए 110 डिग्री 110 डिग्री, ये इक्वल है, 140 डिग्री पे ये, तो ये एक नॉट इक्वल्स टू पे हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। चलिए भाई, तो इसको हम लोग नॉट इक्वल्स टू एक डाल दे रहे हैं, ये बाय मिस्टेक छूट गया यहाँ पे। तो ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया बीटा, ये गामा, ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब इसके मुताबिक ये नहीं देखिएगा, इसके मुताबिक अगर आप देखिएगा तो बीटा इक्वल्स टू गामा है, नॉट इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है। मतलब ये आपका अल्फा बीटा गामा मैंने बस एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में ले लिया भाई, ठीक है ना। ये आपको बस एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो डायमेट्रिक प्रोजेक्शन है इसमें कितने एक्सिस इक्वल होंगे, ठीक है, और कितने भुजा यानी कितने एज इक्वल होंगे और कितने नहीं होंगे। तो डायमेट्रिक में मैंने क्या बताया, दो इक्वल होंगे, एंगल हो जाए या एक्सिस हो जाए, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया टू इक्वल एक्सिस टू इक्वल एंगल। लेकिन आइसोमेट्रिक में आपने क्या देखा, तीनों एक्सिस और तीनों आपका एंगल, तीनों एंगल और तीनों एक्सिस क्या होगा आपका, इक्वल होगा, सेम साइज पे होगा। अब ट्राइमेट्रिक में मतलब सिंपल सी बात है, इसमें तीनों एंगल और तीनों एक्सिस डिफरेंट होंगे। इस प्रक्षेप में घन वस्तु के तीनों अक्ष प्लेन के साथ अलग अलग कोण बनाती है और घन के तीनों भुजा की लंबाई भी असमान होती है। एंगल अल्फा नॉट इक्वल्स टू एंगल बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा, ए एक्स नॉट इक्वल्स टू ए वाई नॉट इक्वल्स टू ए जेड, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका 120 डिग्री है, ये आपका 130 डिग्री है, ये आपका 110 डिग्री है। समझ में आया कि नहीं आया भाई, ये बताइए, क्या इसको समझ आया। देखिए जैसे कि आपका एक एक्सिस हो गया, ये जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका जेड एक्सिस हो गया है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका जेड एक्सिस। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो आप एंगल देख रहे हैं 120 डिग्री देख रहे हैं, यहाँ पे 130 डिग्री देख रहे हैं, यहाँ पे 110 डिग्री देख रहे हैं। तो तीनों एंगल डिफरेंट मिलेगा ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन में। नेक्स्ट, इसके बाद इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको कि इसमें और आपको क्या मिलेगा कि हाँ, इसकी जो भुजा की जो लंबाई है ए एक्स, ये बराबर नहीं होगी ए वाई से, देखिए ये बड़ी है, और ए जेड भी बराबर नहीं होगी। ये हो गया आपका ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। क्लियर है या नहीं ये बताइएगा। होप शो आपको समझ में आ गया होगा आपको।
ये इसको फटाफट अब हम लोग वाइंड अप करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन और आपका एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था सर, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। फटाफट रिवीजन कर लेंगे क्योंकि नोट्स हमारे सामने हैं और आप भी घर में ऐसे ही रिवीजन करेंगे। देखिए यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, एकदम फटाफट चीज़ों को रिवाइज करते हैं, पहले साफ कर लिया जाए इसको। चलिए, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन में मैंने सबसे पहले आपको की पॉइंट ये बताया था कि इस प्रोजेक्शन को हम लोग किस में बनाते हैं, 2D में या 3D में। तो आपने क्या कहा सर, इसको 3D में बनाते हैं। और अगर इसको 3D में बना रहे हैं तो इसको तीनों फेस या तीनों विमाएं को हम लोग एक ही चित्र में दर्शा सकते हैं। संपूर्ण आकृति एक ही तल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका उपयोग हम लोग सर्वे कार्यों में यानी कि सर्वेक्षण कार्यों में, ये आपको मैंने फिगर के साथ दिखाया था। इसकी जो लेंथ है, ब्रेथ, चौड़ाई और थिकनेस, ये तीनों विमाओं हम लोग एक ही चित्र में दिखा सकते हैं। इसके बाद फिर हमने देखा इसके तीन टाइप्स के, यानी इसके तीन टाइप्स हैं। एक है आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में इसमें मैंने ये बताया कि इसकी जो एक विमा है क्षैतिज के साथ समानांतर पैरेलल होती है हॉरिजेंटल के, और एक क्षैतिज के साथ क्या होती है, ऊर्ध्वाधर होती है एक विमा, और एक विमा क्षैतिज के साथ 30 डिग्री या 45 डिग्री पे होती है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ये मैंने यहाँ पे बना करके दिखा दिया था। फिर इसके तीन टाइप्स होते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन में। एक है आपका कैबिलियर प्रोजेक्शन, कैबिनेट प्रोजेक्शन और क्लियोनग्राफिक प्रोजेक्शन। इसमें भी क्या किया जाएगा, समानांतर रखा जाएगा क्षैतिज के एक विमा को वर्टिकल रखा जाएगा और एक विमा को या तो 30 डिग्री पे या तो 45 डिग्री पे रखा जाएगा। लेकिन इसमें उस ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो कैबिलियर प्रोजेक्शन में हमने क्या किया था, चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं हमने क्या किया था, इसको फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमने क्या किया था कैबिलियर प्रोजेक्शन में, तो इस प्रोजेक्शन में हमने क्या किया था, इसमें जो प्रक्षेप लाइन है 45 डिग्री के कोण पे रखा था। जैसे कि आप इस फिगर में देखिएगा यहाँ पे, तो इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैंने क्या रखा था, 45 डिग्री पे ही रखा था, है ना। इसमें हमने रखा था क्या, प्रक्षेप रेखा को 45 डिग्री पे रखा था। और इसमें जो वस्तु की जो प्रक्षेप की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हमने एक समान रखा था। और इससे हमें क्या था, रियलिस्टिक व्यू नहीं मिल पा रही थी, इसलिए फिर हम लोग क्या किए, चौड़ाई को आधा किए और फिर चौड़ाई को 3/4 किए। तो इसमें जो रेशियो मिला था क्या, फुल साइज फुल स्केल का मिला था, है ना, फुल साइज फुल स्केल का मिला था। और इसलिए कैबिलियर प्रोजेक्शन हमें क्या मिलता है, फुल स्केल, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, फुल साइज भी कहते हैं। रेशियो क्या मिला था सर हमें, 1:1 का, लेंथ, ब्रेथ और हाइट का, ये हो गया। फिर कैबिनेट में हमने क्या किया था, 1/2 कर दिया था, ये सब हमने देख लिया भाई। और क्लियोनग्राम में हमें फुल्ली रियलिस्टिक मिला था, 3/4 मिला था। इसमें हम लोग 30 डिग्री या 45 डिग्री रखेंगे। इसमें हम लोग कितना रखेंगे सर, 45 डिग्री पे रखेंगे। और आपका कैबिलियर में भी हम लोग कितना रखे थे, तो 45 डिग्री पे रखे थे। फिर इसके बाद हमने देखा सर, क्या देखा, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन को, ये हमने कर लिया। अच्छा, इसके बाद एयर पॉइंट हमने देखा, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो चौड़ाई जो होती है लंबाई और ऊंचाई के या तो बराबर होगी या फिर उससे छोटी होगी। 1:1:1, 1:1/2:1 या 1:3/4:1, याद आ रहा है। एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इसमें मैंने ये बताया कि ऑब्जेक्ट इसमें क्या करेंगे, अलग अलग एंगल पे हम लोग रखेंगे, जिसमें हम लोग 3 प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इक्वल मेजरमेंट इसमें किया जाता है। इसमें होता क्या है, तो देखिए इसको पहले क्लियर कर लिया जाए भाई। इसमें हमने क्या बताया आपको, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होगा, इसमें तीनों इक्वल एक्सिस होंगे, 3 इक्वल एक्सिस आपको मिलेंगे। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे ये वाला पॉइंट, ये मेन है इसकी की। तीनों एक्सिस जो होगी इक्वल होगी और तीनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। कितना होगा एंगल, 120 डिग्री पे होगा। और क्षैतिज के साथ कितना बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई ये हो गया और ये हो गया आपका चौड़ाई। और ऊंचाई कितना बनाएगा, 90 डिग्री पे। यहाँ पे जैसे आप पढ़ेंगे, इसमें घन के तीनों अक्ष तल के साथ क्या होते हैं, समान कोण बनाते हैं और अक्ष और भुजा की लंबाई भी समान होती है। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जो सममितीय मापनी यानी कि जो आइसोमेट्रिक मेजरमेंट लेते रहते हैं वास्तविक से छोटा लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो रेशियो मिलेगा प्रक्षेप का वो 18.4 या 22% बड़ा होता है। इसको भी मैंने समझा दिया था। फिर इसमें तीनों कोण, देखिए यहाँ मैंने लिख दिया था, तीनों कोण समान होते हैं और तीनों भुजा भी। और इस प्रक्षेप में वस्तु की लंबाई, चौड़ाई 30 डिग्री के कोण पर तथा ऊंचाई को 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। ये फिगर भी है। डायमेट्रिक में क्या होगा, इसमें 2 अक्ष प्लेन के साथ समान कोण बनाएगी, तीसरा अक्ष समान नहीं होगा। और इसमें घन की 2 भुजा समान होगी, तीसरा भुजा समान नहीं होगा। यहाँ पे मैंने बना दिया था ये पॉइंट। 2 इक्वल एक्सिस होंगे और 2 इक्वल एंगल होंगे डायमेट्रिक में। ट्राइमेट्रिक में क्या होंगे, तीनों इक्वल नहीं होंगे, ना तो एंगल ना ही एक्सिस, ठीक है। याद है भाई, इस प्रक्षेप में तीनों अक्ष प्लेन के साथ अलग अलग कोण बनाती है। घन के तीनों भुजा, लंबाई असमान होती है, भुजा की लंबाई भी असमान और एंगल भी असमान होती है। किसमें, ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन में। तो अब देखिए आगे क्या पढ़ेंगे अब हम लोग। अब आगे हम लोगों को क्या स्टार्ट करना है, तो आगे क्या स्टार्ट करना है देख लेते एक बार।
आगे देखिए क्या स्टार्ट करेंगे भाई। यहाँ से हम लोग जब इसका क्लासिफिकेशन पार्ट को अगर हम लोग खोल लें तो ये रहा देखिए। तो ये हम लोग ऑर्थोग्राफी कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन में हमने स्टार्ट कर लिया, ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन खत्म, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन खत्म हो गया। हुआ कि नहीं भाई, ये बताइए। आपने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पढ़ लिया है, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन पढ़ लिया, ट्राईमेट्रिक प्रोजेक्शन पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया। आपने ट्राईमेट्रिक पढ़ लिया, डायमेट्रिक पढ़ लिया, आइसोमेट्रिक। अब बस बच गया है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। इसमें पॉइंट का प्रोजेक्शन, लाइन का प्रोजेक्शन पढ़ेंगे और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन खत्म हो जाएगा। 2 क्लास लगेंगे और मैक्सिमम 1 क्लास में कोशिश होगी, लेकिन 2 क्लास भी कर लेंगे। 3 क्लास में पूरा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, प्रोजेक्शन एंड व्यू का भी, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट फिर से रिवीजन करा दिया जाएगा। बाकी जो भी पार्ट अभी बाकी है बेसिक साइंस में, इलेक्ट्रिसिटी, हीट वगैरह है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।